एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को, तो आज की बारी है क्लास 11th की ज्योग्राफी। अभी जो हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे क्लास 11th की, इसमें एनसीईआरटी और साथ में जो है एससीईआरटी, ये दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यहाँ पे जब 11th की बात आती है ज्योग्राफी में, तो टोटल इसमें जो है 3 बुक पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 2 बुक देखने को मिल रहा होगा। एक है भारत भौतिक पर्यावरण, दूसरा है इसमें भौतिक भूगोल के सिद्धांत, और तीसरा जो बुक आता है वो आपको प्रायोगिक वाला है, जो आपको प्रयोग के तौर पे, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी जो 2 बुक बच जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही आपके बुक है एनसीईआरटी का भारत भौतिक पर्यावरण, और दूसरा यहाँ पे है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यही आपको पढ़ना पड़ता है 11th में। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे टॉपिक है। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका जो पहला बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। तो यहाँ पे जो भारत का जो भौतिक जो परिवर्तन है, यहाँ पे पर्यावरण का बुक जो है, एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को, और आज की बारी है क्लास 11th की ज्योग्राफी को कवर करने की। तो क्लास 11th की ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसमें टोटल जो है 3 बुक पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2 बुक देखने को मिल रहा होगा। पहला इसमें है भारत भौतिक पर्यावरण, और दूसरा इसमें है भौतिक भूगोल के सिद्धांत। तो हम लोग 2 ही बुक को यहाँ पे कवर करेंगे। तीसरा जो बुक है यहाँ पे, यह आपका प्रैक्टिकल वाला है, यानी प्रायोगिक वाला है, तो इसको यहाँ पे कंसेप्ट वगैरह नहीं है कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाकी ये जो 2 बुक दिख रहा होगा, इसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस ज्योग्राफी में, जो 11th की ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे, तो इसमें आपको केवल जो होगा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। इसमें जो है फैक्ट आपको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। इसमें केवल एमसीक्यू को हम लोग शामिल करेंगे, और एमसीक्यू देखेंगे इन सभी जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, पूरे चैप्टर के जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यही 2 बुक है जो एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ता है, भारत का भौतिक पर्यावरण, और दूसरा है यहाँ पे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पे ये दोनों 11th का बुक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का जो भौतिक पर्यावरण बुक है, ये आपका जो पहला बुक है, इसमें जितने भी टॉपिक है यहाँ पे शामिल किया गया है। और ये जो आपका भौतिक के मूल सिद्धांत है, यहाँ पे ये जो 2 टॉपिक है, यहाँ पे 2 चैप्टर है, यहाँ पे शामिल किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इसमें टॉपिक दिया गया है। जैसे यहाँ पे जो पहला बुक था, इसमें देखिए आपको पढ़ना है भारत की स्थिति के बारे में, जो हम लोग 9th क्लास में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, ये भी आपको 9th में हम लोग कवर किए हैं। अपवाह तंत्र, ये भी हम लोग 9th में कवर किए हैं। जलवायु के बारे में भी 9th में पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो ये भी हम लोग जो है 7 या 8 में पढ़े हैं। उसके बाद एक मृदा, मिट्टी भी चैप्टर हम लोग पहले जो है देख चुके हैं। और यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संकट एवं आपदा, तो अभी हम लोग जो 10th का ज्योग्राफी था उसमें हम लोग कवर किए हैं। तो लगभग आपको देख रहे होंगे कि जो आपका 9th 10th वाला जो चैप्टर है, वही आपको इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग उसको अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो कंसेप्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको एमसीक्यू कवर कर लेते हो, समझ लीजिए आपका जो है 11th का जो है ज्योग्राफी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बच जाता है आपके भौतिक भूगोल के सिद्धांत, जो आपका ये दूसरा किताब है, इसमें जो है बहुत सारा चैप्टर दिया गया है। जैसे देखिए भूगोल के बारे में एक विषय के रूप में कि हाँ कौन सा भूगोल कौन से पिता है, बहुत इसमें कंसेप्ट है। सॉरी, यहाँ पे आपको याद करने वाला फैक्ट दिया गया है, तो हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद देखिए आपको आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग क्लास 6 के या 7 के ज्योग्राफी में कवर कर लिए हैं। महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ये भी हम लोग क्लास 6 7 में खत्म कर चुके हैं। खनिज चट्टान के बारे में भी पढ़े हैं हम लोग 7th में। भू आकृतिक प्रतिक्रिया है, तो लगभग आपका जो पीछे वाला ही है उसी में आपको थोड़ा इसमें बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है, तो उसको हम लोग इसीलिए एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला में देखिए, पहला जो बुक है इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर को हम लोग अभी एमसीक्यू के रूप में ये देखेंगे, और ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद जो दूसरा बुक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको इसमें देखिए टोटल जो है 16 चैप्टर दिया गया है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन 16 चैप्टरों को हम लोग, इसके एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपका जो आएगा पार्ट 2 में आएगा, और आज हम लोग पहले देखेंगे पार्ट 1। तो चलिए पार्ट 1 का जो पहला बुक है हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे पहला बुक था भारत का भौतिक पर्यावरण, तो चलिए देखते हैं। और इसमें पहला इसमें चैप्टर था भारत की स्थिति के बारे में।
तो भारत की स्थिति में अभी हम लोग जो है 9th क्लास का जो ज्योग्राफी आया था उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से हम लोग कवर किए थे। तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू को कवर करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत जो है किन अक्षांश के बीच में बसा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भारत कहाँ पे है आपको पृथ्वी पर। तो ये आपका पूरा ग्लोब मान लीजिए, ये आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और यहाँ पे ऊपर जब जाइएगा यहाँ पे भारत है, ये आपका ऐसे ऐसे करके भारत बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके जब बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको 8 डिग्री 4 मिनट आएगा और यहाँ पे आपको 37 डिग्री 6 मिनट आता है। तो यही आपको यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। तो यही पूछा है कि भारत किन अक्षांशों के बीच में है। तो सबसे पहले देखिए भारत जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी आपको ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपको उत्तरी गोलार्ध में और आपको देखिए पूर्वी देशांतर में, क्योंकि देशांतर रेखा ऐसे ऐसे होता है तो ये देशांतर रेखा में पड़ता है। तो यहाँ पे अक्षांश रेखा पूछा है, तो ये अक्षांश के बीच में, यानी आपको ऐसे ऐसे करके जाना है ऊपर तक। तो अक्षांश रेखा में अभी देखे हैं कि भारत यहाँ पे बसा हुआ है। तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी इसका पहला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है। तो सबसे पहले देशांतर रेखा क्या होता है, तो ये आपका ग्लोब मान लीजिए, देशांतर रेखा आपको ऐसे ऐसे होती है। तो भारत जो है देशांतर रेखा पर बसा हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका भारत है, ये मान लीजिए आपका भारत है। तो भारत जो बसा हुआ है यहाँ पे, ये आपको देशांतर रेखा भी एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए पड़ता है 0 डिग्री, उसके बाद जैसे बढ़िएगा तो यहाँ मान लीजिए भारत है तो यहाँ पे 68 डिग्री और यहाँ पे पहुंचिएगा तो आपको 97 डिग्री पहुंचता है। लेकिन इसी के बीच में एक समय जोन बांटा गया है जो कहलाता है आपको मानक या उत्तर रेखा। और वह कितना रखा गया है, तो ये दोनों का एवरेज है। जैसे यहाँ पे ये 68 97 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 8 15 और 9 6 15 1 16, 165 वाला 2 कीजिएगा तो 2 8 16 और आपको देखिए यहाँ पे आएगा 2 चौको 12, यानी आपको जो है ऐसे मतलब दो यहाँ पे 2 दूना 4 और फिर आपको आधा, तो यही आपका 82.5 डिग्री जो है इसी का औसत आता है दोनों का। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 82.5 डिग्री, यही आपका 82.5 डिग्री जो है या उत्तर रेखा, ये आपको ऐसे ऐसे बीच से गुजरती है, जो आपको उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। तो यही आपसे पूछा है कि भारत की मानक या उत्तर रेखा कौन है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री आपको जो ईस्ट है देशांतर है, यानी कि भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर है, यहाँ पे 82.5 डिग्री कहलाता है। और अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो 9th क्लास का देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ पे पूरे डिटेल में एकदम फिगर से एकदम झकास समझाया गया है, तो वहाँ पे जरूर आपको देख लीजिएगा। और ये जो आपको मानक या उत्तर रेखा होता है, ये भी बताए थे कि ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सी गुजरती है, तो इसका ट्री भी बताए थे हम कि उमछुआ। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, उमछुआ। उमछुआ में देखिए ऊ से उत्तर प्रदेश पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे मध्य प्रदेश, तीसरा 6 से छत्तीसगढ़, फिर ऊ से यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा, और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। तो यही 5 राज्य से जो है आपको एक क्रम में सजाया गया है और ये पांचों राज्य से जो है गुजरता है कौन सा, भारत का मानक या उत्तर रेखा। तो ये इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की मानक या उत्तर रेखा जो है किस नगर से होकर गुजरती है। तो अभी बताए हैं आपको, इलाहाबाद के जो नैनी है मिर्जापुर में, वहीं से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे पहला का या सॉरी यहाँ पे 3 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान 3 महासागरों के मिलन पे है। तो ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे। पहला इसमें मुंबई, कोलकाता, गुजरात, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है 3 महासागरों से जो है मिलन स्थल पे है। कैसे स्थल है, यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे भारत का ऐसे मैप है, तो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी बसा हुआ है और कन्याकुमारी के इधर देखिएगा तो आपको अरब सागर मिलेगा, तो इसको हम ए लिख देते हैं। इधर लिखिएगा तो आपको बंगाल की खाड़ी यानी आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, और नीचे आपको यहाँ पे क्या है, तो हिंद महासागर है। तो यहाँ पे जो है 3 तरफ से जो है आपको यहाँ पे कन्याकुमारी घिरा हुआ है। तो वहीं आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। पहला यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 6 नंबर है कि मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन जो रेखा है वह 2 देशों के बीच में जो है सीमा बनाती है। तो किसके बीच में बनाती है, तो आपको इंडिया और चीन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, पहला ऑप्शन देखिए भारत और चीन यहाँ पे है। तो यहाँ पे भारत और चीन के बीच में जो है रेखा बनाती है मैकमोहन। उसी प्रकार पूछता है कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में दिया है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ जो होता है वो बनाता है। तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम चलेंगे। अगला यहाँ पे देखिए 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है, यानी आपको समुद्र से जो है कितना सीमा लगा हुआ है। तो आपको यह लगा हुआ है 7516 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। समुद्री सीमा कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए
ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ, क्योंकि समुद्र है चारों तरफ से, तो यहाँ पे गुजरात से लेकर जब इधर जाइएगा आपको पश्चिम बंगाल तक, तो यहाँ पे आपका जो पूरा सीमा लगा हुआ है वही होता है आपको, वो होता है आपको 6100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम 6100 लिख देते हैं। और बाकी इसमें यहाँ पे दो द्वीप आपको, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, या आपको इसमें जितने भी केंद्रशासित प्रदेश है उन सबको जब मिलाइएगा तो 7516 किलोमीटर आता है। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है, बहुत सारा इसमें डाउट नहीं रखना है कि आपका जो यहाँ से लेकर जो टीएस सीमा आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो लंबाई होती है 6100 किलोमीटर होती है। और बाकी यहाँ पे जो द्वीप है आपका, एक है अंडमान निकोबार, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार ऐसे ऐसे बसा हुआ है, और यहाँ पे आपके लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे ये दोनों को मिलाइएगा, और साथ में जितने भी आपको केंद्रशासित प्रदेश है, तो इधर उधर आपको जितना बसा हुआ है उसको जब जोड़िएगा तब जाकर जो है पहुंचता है कितना, 7516.6 किलोमीटर। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिए कैसे एग्जाम में पूछ रहा है। आगे हम देखेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है। तो बांग्लादेश के साथ जो है आपका यहाँ पे देखिए इसका एक ट्रिक है, ये भी आपको ऐसे याद रखिए। ट्रिक क्या है, तो आम मित्र बांग्ला में, तो यहाँ पे अगर आप मैप्स अगर ध्यान में है तो बहुत अच्छा, या ऐसा नहीं तो इसको याद रखिएगा आम मित्र बांग्ला में, तो ऐसे इसको याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए और से आपका यहाँ पे मिला दीजिए असम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मी से आपका मिजोरम हो जाता है, और फिर यहाँ पे त्र से क्या हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। और फिर देखिए बांग्ला से याद रखना है आपको पश्चिम बंगाल, बांग्ला में बांग्ला है तो आपको ये बंगाल यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए मे से मेघालय। तो ये जो है आपको ट्रिक है कि असम से यहाँ पे आपको बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। और यहाँ पे जो आपको एक बांग्ला वर्ड दिख रहा होगा, बांग्ला से आपको याद रखिए कि बांग्लादेश से भी कौन कौन सटा हुआ है। तो ऐसा आपको याद रखिए कि आम मित्र बांग्ला में, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो देखिए आपको कौन कौन ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखिएगा तो नागालैंड, तो आपको सीधा छट जाएगा। दूसरा भी नागालैंड में सीधा छट जाएगा। चौथा में भी नागालैंड में सीधा छट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर है कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। यहाँ पे जो है आपका एक जो है मिजोरम नहीं दिया है, तो यहाँ पे मिजोरम भी होगा, तो यहाँ छोड़ दिया है। तो बस आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो यहाँ पे सबसे दक्षिणी पूछा है, भारत के सबसे दक्षिण में। तो यहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे भारत के दक्षिण में पड़ता है, क्योंकि ये आपको अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये आपको ग्रेट निकोबार द्वीप पे पड़ता है। लेकिन ये वर्तमान में आपको ये डूब गया है, क्योंकि 2004 में जो है यहाँ पे सुनामी आई थी, तब से जाकर ये डूबा हुआ है। तो यहाँ पे 9 का इसका ए आंसर होगा। और वहीं आपका पूछता कि हाँ भारत में है, यानी आपको भारत के मुख्य स्थान से जो है वो आपको कन्याकुमारी आता है, जहाँ पे यहाँ पे ये जो केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी, ये आपको होता है। लेकिन भारत के सबसे दक्षिणी पूछे तो याद रखिएगा आपको इंदिरा पॉइंट इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान कितना है। तो इसको हम मैप के माध्यम से भी दिखाए थे आपको क्लास 9th में, इसलिए आपको 9th का जो है ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कितना है, यहाँ पे 7वां स्थान है। तो यहाँ पे इससे पहले 6 जो है कौन कौन है, तो इसका एक ट्रिक बताए थे वीडियो में भी, और वह था आपको आरके क्यूबा। ऐसे आपको याद रखिएगा आरके क्यूबा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, और आपके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है 7वें नंबर पर आता है इंडिया। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। तो ये आपका 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, ये आपको भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। जैसे यहाँ पे है ये आपका कर्क रेखा है, और इधर आपको आधा भारत इधर है और आधा भारत नीचे है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ता है। तो आप इसको भी लिख भी सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन कौन है, यानी आपको कौन से इसमें 2 जो राज्य है वह नेपाल के साथ लगता है। तो पहला देखिए सिक्किम भूटान है, तो यहाँ पे सिक्किम लगता है लेकिन भूटान नहीं लगता है। सिक्किम बिहार, तो यहाँ पे सिक्किम और बिहार दोनों जो है नेपाल से लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेपाल से कौन कौन सा राज्य लगता है, तो आपको देखिए आपको उत्तर प्रदेश लगता है, उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल भी लगता है, उसके बाद देखिए आपका बिहार हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, और साथ में उत्तराखंड। ये जो है आपको राज्य यहाँ पे देखे हैं, यानी 5 राज्य जो है लगते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, और आपके यहाँ पे बिहार। तो ये जो 5 जो राज्य है नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य है, तो आपको इसको भी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है।
तो कर्क रेखा मालूम होगा आपको, भारत के जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा अभी देखे हैं भारत के 2 भागों में यह बाँटती है, कितना पड़ता है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे 8 राज्य पे देखिए, इसका एक ट्रिक बहुत फेमस है जो सबको याद रहता है कि मित्र पे गमछा झाड़, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको झारखंड जो है इसमें पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और झारखंड का जो रांची है वो आपको इसकी जो राजधानी है वहीं से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो उसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो आपको माउंट एवरेस्ट है। कितनी इसकी ऊंचाई है? तो 8848 मीटर है और ये हिमालय के ऊपर है। तो यहाँ पे 14 का इसका सी हो जाएगा और ये पड़ता है नेपाल में। और नेपाल में जो है इसको माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे 15 नंबर है कि अंडमान निकोबार का जो है कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार के अगर हम बीच में जो है वह पड़ता है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। 8, 9, 10 जो है दो आपको याद रखना है। एक आपका होता है 8 डिग्री, उसके बाद 9 डिग्री और उसके बाद 10 डिग्री। तो 8, 9, 10 याद रखना है। और इसका एक ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा। मामी, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी और यहाँ पे आनी। तो यहाँ पे देखिए आप 2-4 बार बोलिएगा, कहीं लिख लीजिएगा तभी जाके याद हो जाएगा। तो मामी, लक्ष्मी, यानी याद रखना है। ये जो आपका 8 डिग्री है, यहाँ पे देखिए मालदीव से मिनिकॉय है, तो यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं मालदीव से, मालदीव प्लस मिनिकॉय के बीच में पड़ता है ये। उसके बाद देखिए अगला है लक्ष्मी। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जो है लक्षद्वीप और मौ से मिनिकॉय है, तो यहाँ पे यह पड़ता है लक्षद्वीप में और ये मिनिकॉय के बीच में। तो ये आपका लक्ष्मी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहीं पे था आनी, तो आनी मतलब अंडमान निकोबार और साथ में आनी यहाँ पे होगा, मामी लक्ष्मी आमी नहीं आनी होगा। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार और साथ में अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है ये कौन? तो आपको 10 डिग्री। तो यही पूछा था कि 10 डिग्री जो चैनल है किसको अलग करता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो यहीं पे पूछा था। देखिए 10 नंबर है, कहाँ गया क्वेश्चन? 15 नंबर की अंडमान और निकोबार के बीच में, तो 10 डिग्री यानी मामी लक्ष्मी आनी। तो यहाँ पे और नी आनी। अब यहाँ पे देखिए एक पूछा है 11 नंबर चैनल आपके ऑप्शन में दिया दिया है। तो 11 जो चैनल है ये वाला, ये आपको जो है लक्षद्वीप में जो है अमीनी द्वीप और कैनानोर द्वीप उसको जोड़ता है। तो यहाँ पे अमीनी द्वीप और साथ में जो है कैनानोर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अमीनी द्वीप और साथ में कैनानोर को जोड़ता है। तो ये आप देख लिए। अब हम बात करते हैं, आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है आपको पड़ता है कांवरती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर कि पृथ्वी अपने निर्माण काल में किस रूप में थी? यानी पृथ्वी जब शुरू में बना था तो वो आपको किस रूप में था? तो ये आपको एक गर्म गैस का गोला था। और यहाँ पे आपको पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी, जहाँ पे इसके अनुसार जब टूटता है पृथ्वी 4 बहुत भागों में, तब जाकर ये ठंडा होकर ये टुकड़ा बनता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने जो राज्य है समुद्र की सीमा के किनारे हैं? तो भारत के जो है 9 राज्य जो है आपको समुद्र के किनारे पड़ते हैं। तो कौन कौन राज्य है? यहाँ पे 9 राज्य आपको जैसे समुद्र के तटे हुए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आपको आता है गुजरात, पहला हो गया। उसके बाद 2 नंबर पे आप ये देखिए यहाँ पे आता है महाराष्ट्र, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा है गोवा, तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो गोवा के नीचे कर्नाटक आता है, तो ये चौथा हो जाएगा। कर्नाटक के नीचे केरल आता है, ये आपके 5वां हो जाएगा। यहाँ पे है तमिलनाडु, ये छठा। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, ये 7वां। उसके बाद उड़ीसा यहाँ पे आपको 8वां। और ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपके 9वां। तो ये जो आपके 9 राज्य है, यही आपको जो 9 राज्य जो है आपके भारत के समुद्री सीमा से लगे हैं। और यही आपको जो तटीय सीमा टोटल मिलकर बनाते हैं वो आपको बनाते हैं 6100 किलोमीटर। और बाद में बाकी आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिलाकर ये आपको हो जाते हैं 7516 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए अगला 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो देखिए यहाँ पे पूछा है मुख्य भूमि। तो भारत का जो मुख्य भूमि होता है यहाँ पे आपको ये जो कहलाता है मुख्य भूमि, यहाँ पे कहलाता है। यही पूछता भारत के सबसे दक्षिण में, तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार का ये निकोबार द्वीप समूह आता है। लेकिन पूछा है आपका सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, तो जो आपका कौन है उसी को हम लोग बोलते हैं केप कोमोरिन। तो यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो भारत के दक्षिण में
अभी आप देखें कि सबसे दक्षिण का जो एरिया पड़ता है वो आपको पड़ता है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये आपका दक्षिण सबसे दूर वाला पूछा है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात होगी, ये सबसे दूर है। अभी पूछता कि हम मुख्य भूमि से, तो आपको यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन सबसे दक्षिण ये पूछ रहा है, तो आपको ग्रेट निकोबार वाला जो इंदिरा पॉइंट है उसको टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का जो है उसी का नाम यहाँ पे देखिए पार्सन पॉइंट उसी को बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और साथ में ला हेचिंग भी बोलते हैं। यानी आपको ऑप्शन नंबर जो डी है इसका इसका आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो है इंदिरा पॉइंट डूब गया है, तो याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 22 नंबर। और 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है, तो अभी बताए हैं आपको अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वो आपको यहीं पे पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो पहले जो भारत का आपको मान्यता है ये जो आपका भौगोलिक मान्यता है कि यहाँ प्राचीन काल में कि आपका जो भारत है वो आपको जम्बू द्वीप का हिस्सा था, तो यहाँ पे इसका बी लगा दीजिए। अब आप देख लिए, अब हम आगे चलते हैं। 25 यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द जो है प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो जो सबसे पहला जो इंडिया शब्द था इसकी बात करें तो वह एक ग्रीक भाषा था, यानी यूनान से लोग जो आए थे यहीं के द्वारा इसको ग्रीक बोला गया था, तो यहाँ पे इसको 24 के बी में आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि भारत की स्थलीय सीमा देखिए लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे स्थलीय सीमा की लंबाई की जाए तो अभी आप देखे हैं कि आपका जो ऊपर वाला ये तो हम तटीय सीमा देखे हैं, नीचे वाला ये जो है आपका इसको हम बोलते हैं तटीय सीमा, क्योंकि ये समुद्री सीमा से लगा हुआ है, और अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर ये पड़ता है 7516.5 किलोमीटर। और आपका इसके ऊपर का जो है इसके वाला यहाँ पे गुजरात से लेकर ऐसे आइएगा, और ये आपका जम्मू कश्मीर होते हुए ऐसे ऐसे पूरा आपका पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पे जितने भी आपको स्थल से सटा हुआ राज्य है वो जब सब मिलाकर 15,000 जो है 200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि 15,200 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का स्थल सीमा से कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। जबकि अगर पूछे कि तटीय सीमा से तो 7516 किलोमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भाग के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है, तो यहाँ पे देखिए पूछा है कि मुख्य भाग, केवल मुख्य भाग मतलब वही आपको बताया है यहाँ पे मुख्य भाग मतलब केवल यही वाला एरिया, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें अंडमान निकोबार नहीं आएगा, तो बताया है कितना, यहाँ पे 6100 किलोमीटर, यहाँ पे 6100 किलोमीटर जो है आपका मुख्य भूमि का तटीय सीमा है, और वहीं अंडमान निकोबार को मिला दीजिएगा तो 7516 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है क्या, तो भारत के मुख्य भाग के तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, यानी 26 का ए आंसर का हो जाएगा। 27 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा पूछा है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 6100, 6200, 6500, 6175, तो यहाँ पे अगर तट रेखा सीधा पूछता तो यहाँ पे होना चाहिए था 7516 किलोमीटर, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब पूछा है मुख्य भूमि वाला, तो 6100 किलोमीटर। आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है कंसेप्ट कैसे आपको क्या काम यहाँ पे करता है। 28 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर जो है पर्वत पहाड़ का विस्तार पाया गया है, तो भारत में जो है पर्वत कितना पे है, तो आपको 29% पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर पूछे कि मैदान कितना पे है, तो मैदान जो है अगर पूछे आपके एग्जाम में कि मैदान जो है भारत के कितना क्षेत्रफल पे है, तो यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, एम आता है 13 पे, एक आता है 1 पे, इसके बाद देखिए एम ए आई आता है 9 पे, डी आता है 14 पे, एक आता है 1 पर, और फिर आता है 14 पे, सबको जोड़िएगा तो आएगा 46%। तो 46% जो है आपको 45-46% जो है मैदान भारत में फैला हुआ है, तो ये भी आपको पॉइंट ऐसे इसको याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे, अब वही पूछा आपको पठार कितना है, तो पठार जो है याद रखिएगा 11% आता है लगभग। ये जो आपका कंसेप्ट है ऐसे याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे 2 नंबर चैप्टर, पहला चैप्टर समाप्त होता है। दूसरा चैप्टर यहाँ पे है कि संरचना भू आकृतिक विज्ञान, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत के दक्षिणी का पठार का निर्माण हुआ है, तो भारत का जो दक्षिण पठार है जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं उसका निर्माण की बात करें तो कैसे हुआ, तो वो आपको हुआ था मेसोजाइक कल्प से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा बी में, यानी मेसोजोइक काल में जो है भारत के दक्षिण के पठार का यहाँ पे निर्माण हुआ था। 2 नंबर है कि राजमहल क्षेत्र में लावा प्रवाह किस काल में हुआ था, तो ये जो आपका राजमहल की जो क्षेत्र है यानी आपको झारखंड वाला एरिया, वहां पे जो लावा प्रवाह हुआ था वह हुआ था किस काल में, तो जुरैसिक पार्क में, जुरैसिक युग में, तो यहाँ पे जुरैसिक और झारखंड यहाँ पे आपको याद रखिएगा राजमहल। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन
कि गोंडवाना भूमि से भारत की भूमि लगभग कितने करोड़ वर्ष से जो है पहले बनी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा डिग्री वाला दे दिया है। अगर क्वेश्चन आपको देखे कितने करोड़ वर्ष पहले, तो यहाँ पे यह याद रखिए कि 20 करोड़ वर्ष पहले जो है आपको ये बना था। तो 20 करोड़ वर्ष पहले जो है गोंडवाना भूमि से भारत की भूमि जो है यहाँ पे निर्माण हुई थी, अलग हो चुका था। 4 नंबर है कि इनमें से है कौन से है जो करेवा से संबंधित है? तो करेवा जो है याद रखिएगा आपको कश्मीर से, यानी क से करेवा, क से कश्मीर, यानी आपको हिमालय से। तो 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा स्थान सबसे ऊंचा है? तो सबसे आप ऑप्शन देखिए मकारू, त्रिशूल, कंचनजंगा और बद्रीनाथ। तो यहाँ पे आपको जो कंचनजंगा है इसको हम लोग बोलते हैं केटू, ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। तो यहाँ पे इस पे याद रखिएगा सबसे ऊंचा स्थान है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत में पड़ने वाली। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है 6 नंबर है कि लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील आपको पड़ता है मणिपुर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर है कि इनमें से कौन जो है बाह्य हिमालय कहा जाता है? तो आपको बताए थे हिमालय का जो वर्गीकरण हम लोग किए थे पिछले चैप्टर में। तो हिमालय 3 भागों में, आपको सबसे ऊपर जो है आपको बोलते हैं इसको महान हिमालय या बृहत हिमालय, उसके नीचे आता है निम्न हिमालय और सबसे नीचे आता है शिवालिक। ये आपको तीनों याद रखिएगा। और इन तीनों को जो ऊपर एक आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो ये 3 भागों में बांटा है। ये आपका पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हरिद्वार, हिंदुकुश, नागा पर्वत और शिवालिक। तो सबसे बाहरी पूछ रहा है तो सबसे बाहर यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा, क्योंकि सबसे हिमालय आपको ऐसे है बसा हुआ है। तो सबसे बाहर वाला एरिया यानी आपको सबसे लास्ट वाला, तो यानी 3 नंबर वाला कौन पड़ता है? शिवालिक। तो यही पूछा है कि किसको बाह्य हिमालय कहा जाता है? तो वो शिवालिक को कहा जाता है। 8 नंबर है कि पौराणिक सरस्वती नदी कहाँ पे थी? तो पुराणों में जो बातें थे कि हाँ गंगा यमुना सरस्वती थी, तो जो सरस्वती थी वो राजस्थान में विलीन हो गई। तो यहाँ पे आपको 8 का सी इसका आंसर याद रखिएगा। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि डोडा बेटा कहाँ पे है? तो डोडा बेटा की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है डोडा बेटा जो है आपको नीलगिरी पहाड़ी पे है। ये आपको देखिए भारत का जो हम पढ़ रहे थे आपका भौतिक विभाजन तो देखे थे। ये जो आपका पूर्वी घाट इधर से आता है और ये पश्चिमी घाट आता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे आकर मिलता है यहीं पे आपका है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसी का नाम है डोडा बेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे जब इसके दक्षिण में थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नामुडी। तो यहाँ पे अन्नामलाई की अन्नामुडी चोटी है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ी डोडा बेटा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पे जो अन्नामुडी दिख रहा है इसका जो है ऊंचाई 2695 मीटर है। जबकि यहाँ पे आपका जो डोडा बेटा है यहाँ पे आपको 2633 या 23 है। तो यहाँ पे 23 हम मान लेते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा 33 या 23 है। तो 2633 मीटर है, जबकि यहाँ पे अन्नामुडी जो है 2695 मीटर है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पड़ता है आपको अन्नामुडी। जो आपको अन्नामुडी है अन्नामलाई की है और दक्षिणी नीलगिरी याद रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची डोडा बेटा है। तो यहाँ पे पूछा है कि डोडा बेटा के बारे में पूछा है, तो डोडा बेटा यहाँ पे नीलगिरी की ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे 9 का बी मिला दीजिए, आपको ऐसे याद रखना है। अब देखिए इनमें से पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो अभी बताए हैं आपको सबसे दक्षिण में अगर अन्नामलाई पूछे तो अन्नामलाई पड़ता है, क्योंकि नीलगिरी के नीचे यानी दक्षिण में पड़ता है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जो आपको सबसे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। तो इसको आपको याद रखना है। 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें कौन पहाड़ जो है गुजरात से दिल्ली तक जो है विभिन्न रूप में फैला हुआ है? तो जो अरावली की पहाड़ी है, यहाँ पे जो आपको अरावली की पहाड़ी यहाँ पे पड़ता है राजस्थान में, ये आपको दिल्ली तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अरावली हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो आपको सबसे इतिहास में सबसे प्राचीन आपका जो पहाड़ है वो है अरावली की पहाड़ी। तो यहाँ पे 12 का इसका इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। अरावली कहाँ पड़ता है? तो अभी देखे हैं ये राजस्थान में पड़ता है और ये दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीन पर्वत का श्रृंखला है? तो हिमालय जो है आपको नवीन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। 14 नंबर है कि नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में दर्रा कौन तो है? तो यहाँ पे आपको बताए थे उस दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे इसको हम कवर किए थे कि आपको
जो 3 दर्रा है पश्चिमी घाट की तरफ यहाँ पे आता है, क्योंकि ये आपको मान लीजिए आपका भारत का मैप है, ये पश्चिमी घाट है, तो इसमें 3 दर्रा आपको पाल घाट, उसके बाद देखिए भोर घाट और एक आता है इसमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थाल घाट, उसके बाद देखिए भोर घाट और यहाँ पे जो है पाल घाट। तो यहाँ पे जो पाल घाट है वहीं आपको पड़ता है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। तो यहाँ पे यही पूछा है कौन सा इसका हो जाएगा आपको पाल घाट। वहां पे आपको हम बताए थे कि ये जो है आपको पाल घाट जो है, आपको ट्रिक बताए थे इसका पाचक, आपको याद होगा। बताए थे कि थाल घाट का बताए थे कि मुन्ना खाए थाली में, यानी मुन्ना यानी मुंबई से नासिक। उसके बाद बताए थे कि मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, यानी मुंबई से पुणे जोड़ता है आपको कौन सा, तो यहाँ पे भोर घाट। और यहाँ पे जो है पाल घाट, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कहीं बोला जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मुन्ना खाए थाली में, तो यानी ये थाल घाट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मुंबई से जाने में भोर हो गया, तो यानी ये भोर घाट। और उसके बाद देखिए पाचक, यानी आपको प से पाल घाट और च से क से क्या हो जाएगा, तो च से आपका चेन्नई और क से आपका कोची। तो यहाँ पे देखिए आपको यही पूछा है कि नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में, यानी आपको साउथ की बात हो रही है चेन्नई कोचिन की, तो यहाँ पे पाल घाट होगा। ये चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे इमेज जो है थाल घाट, अभी बताए हैं कि मुन्ना खाए थाली में, ये मुन्ना, तो मुन्ना खाए थाली में, थाली से याद रखिएगा आपको थाल घाट। और मुंह से मुंबई और नौ से नासिक, इसको याद रखिएगा। और भोर घाट मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, यानी मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे जाने में अगर भोर हो जा रहा है तो आपको भोर घाट जोड़ेगा मुंबई से पुणे के बीच में। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, आपको जो पिछले क्लास में जो 9th की क्लास आई थी। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है। हिमालय के पाद ये बताए हैं, यानी हिमालय के बाह्य इलाका, यानी आपको हिमालय ऐसे खड़ा है तो इसका पाद सबसे नीचे वाला बात हो रहा है, तो सबसे नीचे पड़ता है आपका कौन सा, तो शिवालिक, यानी 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। और वहीं सबसे ऊपर कौन सा होता है, 3 भागों में बांटे हैं, तो ये आपका पहला आपका महान हिमालय, दूसरा इसमें निम्न हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। महान हिमालय जो है आपको पहला आता है, और ये शिवालिक जो है 3 नंबर पे आता है। और यहाँ पे इन तीनों से जो ऊपर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे ये भी इसको याद रखिएगा। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है किससे पूर्व यहाँ पे था। तो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पे क्या था, यानी हिमालय जो बना है अभी वहां पे पहले था तैतीस सागर, और तैतीस सागर के स्थान पे ही जो है अभी बना है यहाँ पे हिमालय पर्वत। क्योंकि यहाँ पे जो तैतीस सागर है इसके बीच में भी एक यहाँ पे पर्वत था और एक यहाँ पे था, जब ये दोनों टकराया तो यहाँ पे इसके बीच का जो भाग है वो उठ गया, और उठने के बाद जो है वह बन गया हिमालय। तो वहां पे इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैतीस सागर हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो अभी हम बताए हैं क से करेवा, क से कश्मीर, यानी आपको कश्मीर हिमालय पे हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्लेट खिसक कर अंगारा भूमि से मिलने के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यही आपका जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। तो 18 का ए हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, अंगारा लैंड ये आपका बना है कौन, भारत, आपका हिमालय। अब हम आगे देखेंगे अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्लेट मूल गोंडवाना भूमि से कितने वर्ष पूर्व अलग हुई थी। तो यहाँ पे 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू आपको पहले हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक जो श्रेणी बना है वो आपको कैसे निर्माण हुआ है, तो वह हुआ है आपको सेनोजोइक से। तो यहाँ पे आपको सेनोजोइक इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक की जो पहाड़ी है वो देखिएगा सबसे नीचे आता है, और ये पड़ता है हिमालय का सबसे निचला पहाड़ी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। तो कश्मीर की जो घाटी है वो आपको देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो आपको जास्कर और पीर पंजाल है जो आपके जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। सबसे पहले पड़ता है काराकोरम, उसके बाद यहाँ पे लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आपको पड़ता है जास्कर, और उसके बाद पड़ता है पीर पंजाल। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो कश्मीर की जो घाटी है वो आपको जास्कर और पीर पंजाल, यानी आपको ये जो है जास्कर और पीर पंजाल इसके बीच में पड़ता है, आपको याद रखिएगा कश्मीर। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, यही पड़ता है। आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जो है लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जो है आपको किससे जाता है, तो जोजिला दर्रा के द्वारा जाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तो सिपकिला दर्रा, तो अभी हम लोग कल ही पढ़े थे, जो सिपकिला दर्रा है वो आपको भारत और चीन के बीच में, यानी भारत और तिब्बत के बीच में यह आपको जोड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सिपकिला दर्रा कहाँ पे पड़ता है,
तो आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कल ही हम इसको कवर किए थे तो आपको याद होगा। अब ये जो है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल जो दर्रा है वो आपको श्रीनगर से जोड़ता है जम्मू को, तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है कौन, तो बनिहाल दर्रा। तो यहाँ पे याद रखिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जिला जो यहाँ से लेह से जो है यहाँ पे याद रखिएगा लेह से होकर जाया था इससे। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो है कश्मीर घाटी स्थित है। तो अभी हम लोग देखें जो कश्मीर जो घाटी है वो आपको बृहद हिमालय का जो है आपको जास्कर और ये आपका पीर पंजाल यानी बृहद हिमालय और पीर पंजाल से होकर जाया जाता है। 25 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कहाँ का संगमरमर जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मकरान सुने होंगे, मकरान जो पड़ता है राजस्थान में, यहाँ का जो संगमरमर है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का जो क्रम है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो चट्टान का जो मतलब यहाँ चूना है वह कहाँ से ज्यादा मिलता है, तो वह आपको मिलता है यहाँ पे याद रखिए कुडुप्पा क्रम से। तो कुडुप्पा का जो क्रम है यहाँ से आपका चूना पत्थर का जो चट्टान है वो बहुत यहाँ फेमस है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि पन्ना और गोलकुंडा के हीरे निम्नलिखित में से किस चट्टानी क्रम में मिलते हैं। तो पन्ना जो पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे जो विंध्य है श्रेणी आपका मध्य प्रदेश में, वहीं से याद रखिए हीरा के लिए आपको मुख्य चट्टान का जो क्रम मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिक समूह कौन है। तो भारत में जो कोयला मिलता है वो आपको गोंडवाना से मिलता है। गोंडवाना जो लैंड है अकेले आपको भारत में जो है 95% कोयला का निर्माण, 95 या 96 होगा, तो 96% कोयला का निर्माण करता है। और बाकी जो आपका टर्शियरी है यहाँ पे आपको 3 से 4% यहाँ से होता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, इसको भी हम लोग पिछले बार कवर कर चुके हैं। 28 नंबर आपको यहाँ पे देख लिए तो यहाँ पे यही गोंडवाना हो जाएगा। आगे चलेंगे 29 नंबर। अगला यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट जो है गोवा से मुंबई तक आपका जो कोंकण तट उसको बोला जाता है। तो ये आपका कैसे है, चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैप पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका भारत का मैप है जो तट वाला है। और ये अगर हम बात करें, ये आपको सबसे पहले आपको गुजरात यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़। तो काठियावाड़ तट ये है। हम इसको पिछला क्लास में भी आपको बता चुके हैं 9th क्लास में, तो ये काठियावाड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए काठियावाड़ का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे आपको पड़ता है दमन दीव, यहाँ पे आपका दमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दमन। और दमन से जब नीचे आइएगा आपको यहाँ पे गोवा तक, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र के नीचे गोवा है। तो दमन से लेकर जो गोवा का तट है ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। तो यही आपका पूछा है। अब आपके देखिए ऑप्शन में जो है महाराष्ट्र से गोवा भी दे सकता है और दमन से गोवा भी दे सकता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ इसके बीच में कौन आता है। तो यहाँ पे दमन है, यहाँ पे बीच में पड़ता है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे दमन और गोवा के बीच में है कोंकण। गोवा से जब नीचे आइएगा यहाँ पे मंगलौर जो कर्नाटक में पड़ता है, तो यहाँ से जो एरिया आता है इसको बोला जाता है केनरा तट या आपको कन्नड़ तट। तो यहाँ पे हम केनरा तट लिख देते हैं। और जब नीचे आइए गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक यानी यहाँ पे ये जो आपका एरिया आता है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। तो ये आपका जो है मालाबार तट हो जाएगा। और ये सभी के सभी कहाँ है, तो पश्चिमी तट पे है। जबकि पूर्वी तट की बात करें अगर हम, तो पूर्वी तट में देखें तो यहाँ पे देखिए पूर्वी तट में जब देखिएगा कन्याकुमारी से लेकर और यहाँ पे जब जाइएगा आंध्र प्रदेश तक, और यहाँ पे एक जो पुलिकट झील है, यहाँ का जो एरिया जो है यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश या पुलिकट झील लिख दे रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर आपको आंध्र प्रदेश के बीच में जो है इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत पूछता है। ये आपका कोरोमंडल हो जाएगा। जब आंध्र प्रदेश से लेकर ऊपर जाइएगा जब आपको यहाँ पे उत्तर यहाँ पे जो उड़ीसा है, यहाँ पे महानदी जहाँ से जाके मिलता है, यहाँ का जो एरिया है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो आइएगा यहाँ से लेकर आप जाइएगा आपको उड़ीसा जो ऊपर है, आपको जो पश्चिम बंगाल उतर है, तो उसको बोला जाता है उत्कल तट। तो ये सब जो है आपको याद रखना है कि हाँ कौन सा तट है, किसको कहाँ पे बोला जाता है। तो ये आप देख लिए, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं अब। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कोंकण तट जो है आपको कहाँ तक विस्तृत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, ये आपका गोवा से जो मुंबई है, तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अब। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च शिखर यानी जो केटू है वह हिमालय की किस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले ऊपर आता है काराकोरम,
और के से काराकोरम और के से केटू, ये पड़ता है काराकोरम में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। काराकोरम के नीचे आता है लद्दाख, उसके बाद आपका आता है जास्कर, और नीचे आता है सबसे, उसके बाद देखिए पीर पंजाल। तो यहाँ पे 4 श्रेणी याद रखिएगा। और यहाँ पे कलेजा पार इसको बोला जाता है, यानी क ले जा, और आपको यहाँ पे पार से पीर पंजाल। तो काराकोरम, लेह लद्दाख, जास्कर और आपके पीर पंजाल। तो कलेजा पार पे सबसे ऊपर आता है क, और के से केटू, और क से के, यानी काराकोरम श्रेणी में आता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आगे देखिए अगला, यहाँ पे देखिए पूछा है मालाबार तट। अभी देखे हैं आपको कि मालाबार तट कहाँ पड़ता है, तो अभी बताए हैं आपको मालाबार तट जो है कन्याकुमारी से लेकर जब ऊपर जाइएगा यहाँ पे आपको मंगलौर तक, यानी मंगलौर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। जैसे यहाँ पे गोवा आपको पड़ता है उसके ऊपर, तो यहाँ पे गोवा में चले जाइए, तो यही आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए वो जो आपका 2 नंबर दिया है गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ से लेकर ये जो नीचे वाला एरिया है मालाबार पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि अरब सागर का तट जो है महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है। तो अरब सागर का जो तट है महाराष्ट्र में जो स्थित है, तो यहाँ पे अभी देखे हैं जो महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, ये आपका काठियावाड़ हो गया। काठियावाड़ के नीचे जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोंकण के। तो यहाँ पे आपका देखिए ये जो है कोंकण, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 का ए लगा दीजिए। आगे देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर आपको क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है। तो आंध्र प्रदेश आपको पड़ता है इधर, अब देखे हैं अभी, और आंध्र प्रदेश के सामने जो वाला एरिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे आपको कन्याकुमारी से जो आंध्र प्रदेश जाता है हम लोग उसको बोलते हैं कोरोमंडल। तो आपको ये कोरोमंडल इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 33 का सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर है कि पश्चिमी भारत का दक्कन प्रेप मुख्यतः निर्मित है। तो पश्चिम में जो भारत का जो आपका दक्कन का पठार है, ये आपको ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। आपको मालूम होगा ज्वाला के द्वारा जो निर्मित होता है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान से आपका ये बना है ज्वालामुखी पर्वत से दक्कन पठार, और वहीं पे आपको इसमें से निकलता है राख होक, तो उसको काला होता है, तो यहाँ पे मिलता है काली मिट्टी। यहाँ पे ऐसे इसको याद रखना है। आगे चलेंगे 35 नंबर है कि नंदा देवी की चोटी कहाँ पे है। तो नंदा देवी की चोटी की बात करें, ये पड़ता है आपको उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड के किस हिमालय में, तो यहाँ पे आपको देखिए ये पड़ता है कुमायूं हिमालय में, क्योंकि उत्तराखंड का ही भाग है कुमायूं, तो आपको कुमायूं को मारना है आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये 4 जो आपका हिमालय होता है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, इन सबको हम यहाँ पे नदी के हिसाब से, जब पिछला क्लास 9th क्लास पढ़े थे तो वहाँ पे ट्रिक से देखे थे, तो अगर आप उसको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलेंगे, भारत की ऊंची चोटी क्या है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए भारत में जो है कंचनजंगा, जो आपका काराकोरम का श्रेणी है, केटू, इसको हम लोग बोलते हैं केटू। तो यहाँ पे 36 का इसका डी आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका है महेंद्रगिरी। ये पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे, लेकिन यह मेन मुख्य रूप से उड़ीसा में ही पड़ता है। तो याद रखिएगा आपको, आपका महेंद्रगिरी आउट, ऐसे याद रखिएगा। महेंद्र जो है, महेंद्र सिंह धोनी, वह उड़ा उड़ा कर शॉट मारते थे, तो ऐसे भी याद रखिएगा, और वह पूर्वी घाट के हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है अरावली का सर्वोच्च शिखर। तो अरावली का बताए हैं कि गुरु शिखर है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट का पूछा है, अगर पश्चिमी घाट का पूछे तो पश्चिमी घाट का जो आपका अन्नामलाई पर्वत है, अभी आपको मैप में दिखाए थे, ये जो आपका अन्नामुडी पर्वत है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ में पश्चिमी घाट पे स्थित है। लेकिन अगर पूर्वी घाट पूछे तो यहाँ पे महेंद्रगिरी याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे, अब अगला देखेंगे, यह सब समाप्त हो गया। अब हम 3 नंबर चैप्टर देखेंगे, यहाँ पे है अपवाह तंत्र, यानी नदी के बारे में पढ़ना है। तो नदी के बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग इसका जो फैक्ट है इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल में आपको कवर किया गया है 9th में, तो 9th चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि माजुली क्या है। तो माजुली आपका एक द्वीप है जो बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। यहाँ पे आपको मालूम होगा असम में यह बनता है, तो यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी लंबाई जो है अधिक है। जैसे ऑप्शन देखिए, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है और चंबल है। तो हम लोग जब पिछला क्लास कवर कर रहे थे तो वहाँ पे जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपको बताए थे कि नदियों का क्रम कि कौन सबसे लंबा नदी और सबसे आपका यहाँ पे छोटा नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे जो आपके लंबा नदी आता है वो आपका है गोदावरी। गोदावरी जो है आपको लंबाई में 1 नंबर पे आता है। उसके बाद जो नीचे आता है वो आता है कृष्णा।
उसके बाद जब नीचे जाइएगा, कृष्णा के बाद कौन सा नदी, तो उसके बाद यहाँ पे नर्मदा। ये आपको दक्षिण भारत की बात हो रही है। उसके बाद जब नीचे जाइएगा तो पड़ता है महानदी। तो यहाँ पे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको गोदावरी नदी है। 2 नंबर पर आपका कृष्णा, 3 नंबर पे नर्मदा और 4 पे आपकी महानदी। तो यही पूछा है कि इनमें से सबसे लंबाई किसकी अधिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। गोदावरी तो नहीं है तो कृष्णा है, तो आपको कृष्णा लगा दीजिए। अगर यही ऑप्शन में रहता गोदावरी, तो गोदावरी के साथ आपको जाना पड़ता। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इनमें से कौन हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो हिमालय की अगर हम बात करें कौन हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, तो आपको जो गंगा नदी है वो आपको हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय के ढालों से होकर बहती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो पूर्ववर्ती नदी, और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी जो है गोवा में बहती है। तो गोवा में जो है एक नदी बहती है मांडवी और दूसरी यहाँ पे जुआरी। ये भी आपको हम बता चुके हैं जब पढ़ रहे थे आपको 9th का वहाँ पे क्लास, तो वहाँ पे ये दिया गया था, इसलिए 9th क्लास को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए 9th और आपका 11th, ये दोनों लगभग आपका टॉपिक उसमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे 9th में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में उसको कवर किए हैं, तो वहाँ पे देख लीजिएगा मांडवी और यहाँ पे आपका जो जुआरी नदी है, ये आपको याद रखिएगा। यही दो जो नदी बहती है कहाँ पे, तो गोवा में बहती है। तो यहाँ पे जुआरी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पेरियार नदी स्थित है। तो बात की जाए पेरियार नदी की, तो ये पड़ता है आपको केरल में, और इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से जो है 9th क्लास में देख चुके हैं कि पेरियार नदी कहाँ से कैसे कैसे बहता है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी की श्रेणी जो है से जो द्रोणी है, वह भारत की सबसे बड़ी द्रोणी है। और ये भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं 9th में। तो गंगा नदी का जो है सबसे लंबा नदी द्रोणी है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भ्रंश घाटी के मतलब होता है दरार में बहने वाला। भारत की 2 नदियाँ, एक आपका नर्मदा और दूसरा आपका ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती है, यानी विंध्याचल और सतपुरा के बीच में बहती है। और ये जाकर आपको यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी यहाँ से आती है। यहाँ पे नदियाँ दोनों आकर गिरती है, और यहाँ पे आने के बाद ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये मात्र 2 ही नदियाँ हैं जो आपको एस्चुरी बनाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में 9th में। तो 9th आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो कितना बार आपको बता चुके हैं डीएवी स्कूल, पिछला जो आया था डीएवी, यानी आपको देवप्रयाग। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख ही देते हैं पूरा, ये आपका देवप्रयाग। उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा और भी से भागीरथी। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन डीएवी स्कूल आपको हमेशा याद रहेगा, ये आपको भागीरथी। तो यही आपको पूछा है यहाँ से है कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है कौन सा स्थल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग, यानी डीएवी स्कूल। तो आपको ऐसे याद रखिएगा। ये जो आपका कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग को बोलते हैं हम लोग कैप, यानी KAP। तो के से कर्णप्रयाग, ए से अलकनंदा और पी से पिंडार। यहाँ पे अलकनंदा हो जाएगा, और पी से आपका पिंडार नदी, यहाँ पे पी से पिंडार बना दीजिए इसको। उसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग, रुद्र से रखिए राम, आर से क्या हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा और एम से मंदाकिनी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे याद रखिएगा, तभी जाके कंफ्यूजन दूर होगा। एग्जाम में पढ़िएगा तो आपको वहां पे जाने के बाद कंफ्यूजन होता है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ पे हम सबका बता दिए। इसके बाद देखिए यहाँ को भी से भी होता है, तो भी का होता है भैड, यहाँ पे भैड होता है। तो आपको वेद प्रयाग या विष्णु प्रयाग, यहाँ पे आपको अलकनंदा। और यहाँ पे डी से होता है धौली गंगा, तो यहाँ पे डी से धौली गंगा हो जाएगा। तो ये सब आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसलिए जो है पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मिस नहीं कर सकते हैं अगर आपको आगे पढ़ना है तो। अगर उसको आप देख लेते हैं तो नदी तंत्र से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाहे वह 12th तक कैसे ही पूछ ले। 9 का यहाँ पे क्वेश्चन है कि धुआंधार प्रपात किस पे बनाया गया है, किस नदी पे है। तो धुआंधार जो है आपको नर्मदा नदी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट है, वहीं पे बनाया गया है। 9 का बी इसका आंसर हो जाएगा, और इसको हम बता चुके हैं। 10 नंबर है कि शिव समुद्रम जो प्रपात है वो किस नदी में बनाया गया है। तो शिव समुद्रम जो है आपको कावेरी नदी में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखेंगे 11 नंबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको मालूम होगा, तिब्बत में इसको बोलते हैं हम लोग सांगपो के नाम से। तो यहाँ पे इसका आंसर सांगपो होगा। जब यहाँ पे हम बता ही देते हैं एक बार, और इसको मैप पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ से निकल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तिब्बत में बह रहा है। आपको तिब्बत में जब बहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सांगपो।
उसके बाद यहाँ पे तिब्बत से होकर जब जैसे देखिए भारत के में यहाँ पे जब इंटर करता है तो यहाँ पे यू आकार की गाछ बनाता है और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पास करता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको जो बोला जाता है आपको जो इसको बोलते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे बोला जाता है दिहांग। तो यहाँ पे दिहांग भर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह प्रवेश करता है असम में। जब असम में जब प्रवेश करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है असम में। और यहाँ पे आपको तिब्बत सांगपो में जो है सांगपो पड़ता है तिब्बत में, तो यहाँ पे आप तिब्बत रख लीजिए। और यहाँ पे जब असम में जब जाता है सदिया से लेकर धुबरी तक, तो यही आपको जो है WH2 यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 2 का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये नदी जो है आपको प्रवेश करता है बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में जाता है तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है जमुना। और ये जो आपको यहाँ पे जमुना कहलाता है। जब ये जमुना जब नीचे जाता है यहाँ पे बांग्लादेश में, तो इधर से आते रहता है आपको गंगा नदी। जो गंगा नदी यहाँ पे आता है, तो गंगा नदी से आपको यह गंगा नदी जब आता रहता है तो इधर से आता है गंगा नदी मिलकर आपको क्या, तो पद्मा। ये बहता है पद्मा बन के बांग्लादेश में। जब ये दोनों नदी मिलता है आपको यहाँ पे आके, तब यहाँ पे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और इसके यहाँ पे जब गिरता है तो इसका नाम पड़ता है मेघना। तो याद रखिएगा कि मेघना नाम से गिरता है गंगा नदी यहाँ पे। और यहाँ पे पद्मा नाम किसका पड़ता है, तो जो गंगा नदी का नाम है ये याद रखिएगा बांग्लादेश में। तो ये आपको चीजें जो है यहाँ पे इतना याद रखिएगा। तो यही आपको पूछता है, ये वाला जो ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत पूछता है कि तिब्बत में क्या नाम पड़ेगा, फलना जगह क्या नाम पड़ेगा। तो तिब्बत में इसको बोलेंगे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलेंगे दिहांग, ब्रह्मपुत्र बोलेंगे कहाँ पे, तो असम में, या बांग्लादेश से बोलेंगे जमुना। और जब ये गिरता है तो मेघना बनता है। तो यहाँ पे ये सब जो है याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अब। तो इसको देख लीजिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है। तो चंबल जो नदी है वो आपको एक अध्यारोपित नदी है। तो यहाँ पे 13 12 का इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा जो है जल विभाजक है। जल विभाजक क्या होता है, यानी दो जल राशियों को बांटने वाला। मान लीजिए आपका ये एक आपका इसमें एक नदी ये है, पानी इसमें बह रहा है। और ये नदी एक ये है, इसमें भी पानी बह रहा है। और इसके बीच में मान लीजिए कोई स्थान आपको ऊंचा उठ गया, और मान लीजिए कोई पहाड़ उठ गया, या पहाड़ आपका है कोई मिट्टी का ढाल ऊंचा इसमें उठ गया, तो यहाँ पे ये दो नदियों को जो है दो भागों में बांट दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जल विभाजक, यानी जल को बीच को बांटने वाला। तो यहाँ पे इसका देखिए आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कैसे बांटता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको भारत का जो मैप है यहाँ पे पड़ता है पश्चिमी घाट। और आपको मालूम होगा पश्चिमी घाट से बहुत सारा नदियां निकलता है, जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, सभी की सभी नदियां इधर से निकलता है। और ये जाकर आपको पूर्वी साइड में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और इधर जो आपका है पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर से भी जो आपका बहुत सारा नदी जो है आपको निकलता है। तो ये दोनों नदियों के बीच में ये आपको क्या कर रहा है, आपको एक जल विभाजक का काम कर रहा है। यानी आपको पश्चिमी घाट से निकलने वाली दोनों तरफ की नदियों के बीच में बांट रहा है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 13 नंबर देख लिए। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियां है। तो पश्चिमी जो है बताए हैं आपको नर्मदा और साथ में ताप्ती नदियां। ये जो है आपको यहाँ पे जो पड़ता है आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी, यहीं से निकलता है आपका नर्मदा नदी। और ये जाकर खंभात की खाड़ी में जो गुजरात यहाँ पे है, यहीं पे जाके गिरता है और ये पश्चिम की तरफ बहता है। तो यहाँ पे ये और इसके नीचे एक और है ताप्ती नदी। तो ये दोनों जो नदी है जाकर पश्चिमी की तरफ बहती है। तो यही पूछा है पश्चिम दिशा में कौन बहती है, तो नर्मदा बहती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायः अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो यहाँ पे जो कोसी नदी है जो बिहार में बहता है, और बिहार में इसको बोला जाता है एक शोक नदी, यानी बहुत सारा बाढ़ लाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आंसर टिक लगाएंगे। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, बताए हैं आपको। अगर गोदावरी दिया रहे तो पहला इसका गोदावरी होगा। 2 नंबर पे कृष्णा आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहला पूछा है, पहला कौन सा हो जाएगा आपको, पहला गोदावरी, 2 नंबर पे आपका कृष्णा। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे आपको यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो नर्मदा। यहाँ पे नर्मदा लिख दीजिए। और 4 नंबर बताए हैं आपको महानदी। तो यहाँ से ऐसे भी आपको याद रखिएगा। हो गया। आगे हम चलेंगे अब। 17 नंबर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी हुई है। तो गंगा अपवाह से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका
ये जो है आपका चंबल नदी, ये आपको जो है ये जाके गंगा नदी का अपवाह क्रम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपका भारत के अंतः प्रवाह क्षेत्र कहाँ विस्तृत है। तो भारत का जो अंतः प्रवाह क्षेत्र अगर बात किया जाए तो ये आपको पड़ता है पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतः प्रवाह मतलब अंदर बहने वाला क्षेत्र, यानी अंदर जाकर, जैसे आपका जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पे बहुत बालू के क्षेत्र पाया जाता है। तो वहाँ पे नदियाँ जाकर अंतः प्रवाह यानी अंदर बहती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो यहाँ पे 18 का सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के विशाल मैदानी भाग का अपवाह प्रतिरूप है। तो भारत का जो विशाल मैदान है उसका जो आपका अपवाह प्रतिरूप है वह वृक्षाकार रूप से है। जैसे आपका वृक्ष जो है, मान लीजिए वृक्ष का देखिएगा टहनी जब आप सूख जाता है देखिए खास करके, तो आपको ऐसे ऐसे फैला रहता है। तो भारत का जो विशाल का जो मैदान जो फैला हुआ है वो आपको वृक्ष के आकार का फैला हुआ है। तो यहाँ पे 19 का इसका ए आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी अभी देखे हैं पूर्ववर्ती अपवाह का आपको जो है उदाहरण है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली जो पूर्व नदियां निकलती है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। तो बंगाल का जो शोक है उसको हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो अगर हाल ही में अगर देखें तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार देखिए गोदावरी और कृष्णा जो है इसको आपको हाल ही में जोड़ा गया था महाराष्ट्र के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और उसी के बाद में देखिएगा आपका जो विवाद भी हुआ था कावेरी को लेकर, यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी को लेकर। तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के टूटने का समय क्या है। तो अरावली पर्वत जो टूटा था वो आपको 10 करोड़ वर्ष पहले पूछा था। तो यहाँ पे आपका 23 का सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो सिंधु जो नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक चेमा डंगयोंग ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। तो 24 का यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 25 की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। तो वही बताया है भ्रंश घाटी से नदी दो, एक आपका नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ताप्ती दिया है, डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो सुंदरवन जो डेल्टा बनता है ये आपको पश्चिम बंगाल में बनता है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाता है। तो यहाँ पे 26 का ए इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे। 27 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है। तो आपको अभी पता है कि बांग्लादेश में जो है यहाँ पे पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये पद्मा जाकर कहाँ पे जाके मिलती है, आपको ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है और ये मेघना बनाती है। आपको देख लिए। अब देखेंगे 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। तो आपको हम बताए थे ट्रिक भी, सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, सो न म बताए थे आपको सोनम। सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, आपको एक ट्रिक बताए थे, आपको याद होगा नदी वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी ये कहाँ से निकलता है। तो मैं से मैकाल पठार, मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो यही आपका है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही निकलता है सोनम। तो सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और ये पड़ता है छत्तीसगढ़, और आपको आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ही पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सोनम नदी निकलता है कहाँ से, तो आपको अमरकंटक से। तो यहाँ पे याद रहेगा। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है। 30 नंबर है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कावेरी नदी है वो आपको कर्नाटक में निकलती है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु में जाकर फिर आपका ये वेस्ट बंगाल, सॉरी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जो है जाकर गिर जाती है। तो यह तीन नदियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब हम बात करते हैं, अगला चैप्टर है जलवायु। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जलवायु के बारे में, यानी मानसून यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है शुष्क मानसून का काल है। यानी आपको जो है शुष्क मानसून, यानी आपको जहाँ पे ठंडा वाला इलाका है, जहाँ पे सूखा वाला है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में देखिए, आपको जब जनवरी फरवरी समय देखिएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग शुष्क मानसून। तो यहाँ पे आपको पहला का ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे है कि थॉर्नवेट ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो थॉर्नवेट एक आपके
ये आपको जो है पर्यावरणविद थे और भूगोलविद थे, और इन्होंने जो है आपको जो जलवायु था उसको बांटा था 6 भागों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है कि इनमें से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है? तो वृष्टि छाया क्या होता है कि वृष्टि छाया मतलब होता है कि पहाड़ के उस साइड वाला इलाका। जैसे अगर हम बात करें, आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये भारत हो गया और यहाँ पड़ता है पश्चिमी घाट आपका। तो पश्चिमी घाट जो यहाँ पे आपको पड़ता है पर्वत। अब जो मानसून यहाँ पे आता है तो मानसून आपको दक्षिण पश्चिम से जब इधर जाता है तो यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकरा जाता है। टकराने के बाद ये ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के बाद यह आपको इस साइड में, यानी आपको जो पश्चिमी घाट के पूर्वी इलाका है यहाँ पे आपको जोरदार बारिश होता है। और यहीं पे आपको देखिएगा पूर्वी घाट के जो पश्चिमी घाट के जो आपका पूरा वाला इलाका है यहाँ पे बारिश नहीं होता है, क्योंकि यह पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्योंकि यहाँ पे जो है इस वाले इलाके में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मानसून नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टकरा कर यहीं से आपका दूसरे जगह चला जाता है। तो यह आपको कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश, यानी आपको छाया में पड़ गया। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। तो यही पूछा है कि इनमें से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र देखिए आपका पटना, दिल्ली, भुवनेश्वर, शिलोंग। जो शिलोंग जो है वो पड़ता है वृष्टि छाया। तो यहाँ पे 3 का सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और आपका छत्तीसगढ़। तो त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर इलाका पड़ता है आपको मेघालय के साइड में, जहाँ पे बहुत वर्षा होता है। तो 4 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो मेघालय है, मेघालय में मालूम होगा आपको चेरापूंजी और आपके मानसी, यहाँ पे बहुत वर्षा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, मुंबई है, रांची है, कोलकाता, दिल्ली। तो दिल्ली में जो है बहुत गर्मी पड़ता है आपको ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पे 6 का याद रखिएगा डी पड़ता है। दिल्ली में जो है ज़्यादा गर्मी में गर्मी और ठंडा में ज़्यादा ठंडा ही पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मानसी रामन क्या है? तो बताए थे कि मानसी रामन मेघालय में पड़ता है और ये यहाँ पे बहुत वर्षा होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो यहाँ पे 7 का बी लगा दीजिए। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु है। तो भारत की जलवायु की बात करें कैसी है? तो उष्ण मानसूनी है। तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि भारत जो पड़ता है उष्ण कटिबंध वाला इलाका में पड़ता है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है और इतना से जो नीचे आता है आपको यहाँ से लेकर आपको 23 डिग्री तक। तो ये सब जो इलाका पड़ता है वो सब आपको पड़ता है उष्ण कटिबंधीय में। तो भारत की जलवायु उष्ण मानसून। अगला यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य का किरण जो है कहाँ पे होगा? तो जब दिसंबर आता है तो देखिएगा आपको जो सूर्य की किरणें हैं वो आपका कन्याकुमारी की तरफ जो है बहुत तेज पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कन्याकुमारी हो जाएगा 9 का, यहाँ पे सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 10 नंबर है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर भारत में जो देखिएगा जब ठंडे के दिनों में वर्षा होती है वह होती है चक्रवात के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह होती है जुलाई महीने में, क्योंकि देखिएगा जुलाई महीना में भी आपका जो मानसून होता है वो पीक पे होता है, आता है जून में, लेकिन जुलाई में आपको बहुत वर्षा कराता है। तो यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मानसून जो शब्द है मूलतः किस भाषा का शब्द है? जो मानसून जो शब्द है वो आपको एक अरबी भाषा से बना है, और अरबी भाषा में एक वर्ड है मौसिम। तो मौसिम वर्ड से ही बना है मानसून। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत में ग्रीष्मकालीन में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा को क्या बोलते हैं? तो उत्तर भारत में जो गर्मी के दिनों में तेज हवा चलती है उसको हम लोग बोलते हैं लू। तो यहाँ पे 13 का सी याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत कृषि अधिक निर्भर है। तो भारत की जो कृषि है वह निर्भर है मानसून पर। देखिएगा जिस साल मानसून में अच्छा बारिश होता है तो उस वर्ष जो है खेती अच्छा होता है, और जिस वर्ष नहीं होता है उस समय खेती वर्षा नहीं होता है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है? तो द्रास वाला जो इलाका है पड़ता है लद्दाख में। यहाँ पे लद्दाख में जो द्रास है वो आपको भारत में सबसे ठंडा स्थान है। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्दी के महीने में बाढ़ आता है? तो सर्दी के महीने में जो बाढ़ आता है वो आता है तमिलनाडु में, क्योंकि आपको ठंडे के दिनों में वर्षा जो होता है मानसून के कारण वो होता है तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु में जब देखिएगा जब दिसंबर जनवरी आएगा तो वहाँ पे जो लौटता हुआ मानसून है, यानी आपको ये जो मानसून उधर से लौटता है तो लौटते हुए आपके तमिलनाडु में वर्षा कराता है, और ये आपको ठंडे के दिनों में कराता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और ये जब आता है तो इसको लौटता हुआ मानसून या उसी को बोलते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि ये उत्तर पूर्व तरफ से आते रहता है।
तो इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पे तमिलनाडु में इसी कारण ठंडे के दिनों में वर्षा होता है। अगला है कि इस ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या है। तो जब गर्मी के दिन होता है आपको, ये मान लीजिए आपका ऐसे भारत है, तो गर्मी के दिनों में जब मानसून की दिशा होती है आपको अरब सागर से उठती है। तो अरब सागर से जब आपको मानसून ऐसे से जाती है, तो यहाँ पे आपको दिशा देख सकते हैं। जब मानसून होता है जहाँ से वह दिशा जाती है, जहाँ से वह शुरू होती है, उसका दिशा जो है वह दिशा कहलाती है। तो ये आपका ऐसे जा रहा है और यहाँ पड़ता है आपका साउथ और इधर पड़ता है वेस्ट। यानी आपको दक्षिण पश्चिम का जो है आपका दिशा, वही जो होती है ग्रीष्मकालीन में मानसून की दिशा होती है। तो 17 का ए नंबर यहाँ पे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। और वहीं आपका जब लौटता है तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि जो आपका आता है मानसून, तो ऐसे ऐसे जब लौटता है, तो जब देखिए जब मानसून इधर से लौट रहा है तो इसकी दिशा जो शुरू हो रही है जहाँ से, यानी यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे उत्तर और यहाँ पड़ता है पूरब। तो उत्तर पूर्व दिशा लौटता हुआ मानसून को बोलते हैं। जबकि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन में भारत से जाता है अरब सागर से, तो दक्षिण पश्चिम जो है वो बन के जाता है। तो वहां पे याद रखिएगा। 18 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है बाड़मेर राजस्थान वाला, वहां पे आपको बहुत गर्मी पड़ता है। तो यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, अगला है 19 नंबर कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो अभी बताए हैं आपको कि ग्रीष्मकाल में जो मानसून बहता है तो वो कौन होता है, वो आपको होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से वो जाता है उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अरब सागर से उठा, ये गया तो आपका ये दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। और फिर आपको प्रवाह की सामान्य दिशा ऐसे ऐसे बहा, और फिर आपको ये देखिए उत्तर पूर्व की तरह गया, यानी ये उत्तर और इधर आपका पूर्व। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की दिशा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे डी में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले जो होता है वह होता है आपका केरल में। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका मानसून यहाँ पे अभी बताए हैं, कितना बार बता चुके हैं आपको, अरब सागर से निकला, जैसे ये उठता है तो आपको यहाँ पे केरल पड़ता है, वह केरल में प्रवेश करता है। तो केरल में 1 जून को प्रवेश करता है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पटना है बिहार वाला, यहाँ पे आपको 15 जून के आसपास में जो है ये आपको प्रवेश करता है। 2023 में जो है 21 जून को प्रवेश किया है। तो यहाँ पे आपको मेन जो है 15 जून देता है। तो याद रखिएगा 15 जून तक जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है, क्योंकि अरब सागर से पहला स्थान पड़ता है केरल का ही। तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है, याद रखिएगा। जैसलमेर में वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है। तो जैसलमेर जो है राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 21 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा वर्षा का क्षेत्र जो है छाया क्षेत्र में पड़ता है, यानी आपको पहाड़ के उस वाला इलाका में जहाँ पे जाके से जो है मानसून वहां पे उधर नहीं जाता है। तो अगर हम देखिएगा जो दक्कन का पठार है यहाँ पे जो है वर्षा क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे पड़ता है पश्चिमी घाट, और इधर से मानसून देखिए जाता है अरब सागर से, और यहाँ पे पड़ता है आपका ये जो त्रिभुजाकार का एरिया है, ये पड़ता है दक्कन का पठार। तो यहाँ पे देखिए जब मानसून गया तो यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकरा गया, और ये आपको उस पार यानी आपको दक्कन के पठार की तरफ नहीं जाता है। तो दक्कन का जो पठार है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे 22 का ये इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी भारत में कब मानसून पौने जो है पीछे हटती है, पीछे होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जब अक्टूबर आता है तो उत्तर पश्चिम जो मानसून है उधर से यानी आपको लौटना शुरू कर देता है। यानी अगर हम बात करें, इधर से गया तो आपको जून में गया, इधर से देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर और ये अक्टूबर, अक्टूबर तक आपको ये इधर आपको ऊपरी इलाका में रहता है। जब अक्टूबर खत्म हो जाता है तो यही मानसून आपको इधर पीछे पीछे हटना मतलब इधर वापस आना। तो ये आपको जो अक्टूबर महीना होता है ये आपको मानसून पीछे हटने लगता है। तो 23 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 24 देखेंगे, भारत में मानसून की पौने की अवधि कितनी होती है। तो आपको ये 4 महीने तक रहता है। तो यहाँ पे मतलब जून से लेकर जुलाई, फिर आपको अगस्त सितंबर, और आपके यानी आपको 120 दिन, यानी आपको 4 महीना तक ये मान लीजिए रहता है विशेष करके। तो आपको याद रखिएगा कि 120 दिन जो है भारत में मानसून रहता है, यानी आपको 4 महीना भारत में बारिश होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो पश्चिमी भारत की बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिमी भारत का,
तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 26 नंबर है कि किस राज्य में लू चलती है, तो बताया है कि गर्मी के दिनों में उत्तर भारत में जब आपको गर्म हवा चलती है तो उसको लू बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर भारत का राज्य कौन है, तो यहाँ पे पंजाब जो है सबसे उत्तर में पड़ता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर बिहार यूपी रहता तो यहाँ पे आपको बिहार लगाना पड़ता। आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस राज्य में इसको हम देख लिए लू चलता है, तो पंजाब में। 27 नंबर है कि कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को क्या बोलते हैं। तो कर्नाटक में जब देखिए मानसून से जब पूर्व वर्षा होती है तो उसको बोला जाता है आम्र वर्षा, और उसी की वजह से जो आम वहाँ पे बौछार होती है तो आम की बौछार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कर्नाटक में जो है पूर्व मानसून को हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपको आम्र वर्षा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो उत्तर पश्चिम में भारत का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, यानी उत्तर और आपका इधर पश्चिम, तो ये वाला जो आपको एरिया है राजस्थान के ऊपर वाला एरिया, तो यहाँ पे वर्षा क्यों होता है आपको यहाँ पे भारत में, तो इधर याद रखिएगा आपका ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जब पश्चिमी आपको जो पश्चिमी वाला इलाका है तो याद रखिएगा वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होता है। तो अगर हम बात करें नार्वेस्टर का, तो नार्वेस्टर वाला वर्षा जो होता है ये आपका होता है पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा नार्वेस्टर जो है पश्चिम बंगाल में होता है अप्रैल मई में, तो यहाँ पे इसी को बोलता है आम्र वर्षा। तो यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतक जो है CWG अवांछित करता है। तो यहाँ पे CWG जो है किसको यहाँ पे बताता है, तो इसको बात करें तो गंगा के मैदान को बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में गर्म मानसून जलवायु को AMW पाई जाती है। तो ये आपको दक्षिणी पश्चिमी तट पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी तट पे AMW पाई जाती है। आगे चलेंगे काल वैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो अगर काल वैसाखी अगर पूछे तो याद रखिएगा ये असम में बोला जाता है काल वैसाखी। और यहाँ पे असम में याद रखिएगा बिहू मतलब होता है, तो काल वैसाखी बिहू असम में। 33 याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन में कौन सी वर्षा होती है। तो जो उत्तर पश्चिमी इलाका है यहाँ पे अगर बात करें तो चक्रवातीय वर्षा जो है लाकर यहाँ पे ठंडे के दिनों में वर्षा कराती है। तो ये आपको इतना याद रखना है अपवाह से। अब हम आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर है जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति। पांचवा चैप्टर चलिए शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति को। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि महोगनी जो है किस वन का प्रमुख वृक्ष है। तो ये जो आपका महोगनी वन है ये आपका है चिरहरित वन। चिरहरित वन जो होता है वो आपको ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ता है, जैसे उष्णकटिबंध वाला जो इलाका है, जैसे यहाँ पे आपको 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर वाला और इसके यहाँ पे नीचे वाला एरिया, ये जो वाला एरिया आपका है ये पड़ता है उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पाया जाता है चिरहरित वन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे मिलता है जैसे महोगनी। जैसे भारत जो है आपको यहाँ पे बसा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए भारत का जो निचला एरिया है जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का जो है वन देखने को मिलता है महोगनी वाला। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो महोगनी जो वन है वो आपको उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन है। जैसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से चिरहरित वन का क्षेत्र कौन सा है, तो यही बताया है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय इलाका, जैसे भारत में देखिए लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पे मिलता है आपको कौन सा, तो चिरहरित वन, यानी गर्मी पर ज्यादा पे जहाँ पे ज्यादा पड़ता है। 3 नंबर है इनमें से किस क्षेत्र में जो है घना वन कहाँ पे मिलता है। तो घना वन कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज्यादा आप याद रखिएगा वर्षा होता है। और वर्षा देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो आपको जो उष्णकटिबंधीय इलाका है यहाँ पे ये वाला एरिया, अमेजन बेसिन यहाँ पे हो गया जैसे आगे, तो यहाँ पे देखिए हमेशा संवहनीय वर्षा, यानी दिन में 1-2 बार वर्षा जरूर यहाँ पे हो जाता है हर दिन। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है वहीं पे पाया जाता है घना वन यानी सघन वन। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए आपको अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये पड़ता है भारत का आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे पाया जाता है घना वन, तो याद रखिएगा। 4 नंबर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है। तो चंदन का जो वन है वह आपके है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब होता है कि पतिया गिराने वाला पौधा। तो ये आपको एक बार क्या होता है कि वर्ष में पतिया जो है एक बार गिरा देता है। पतिया क्यों गिराता है, क्योंकि गर्मी पाकर जो है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए, ताकि इसके पेड़ के अंदर सभी पानी जो है उड़ नहीं जाए, इसलिए पतिया गिरा देता है पौधे। तो चंदन का लकड़ी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो याद रखिएगा आपको ये पर्णपाती वन के अंदर आता है। 5 नंबर है कि नंदा देवी जीव मंडल निम्नलिखित में से किस प्रांत में आता है। तो नंदा देवी जो जीव मंडल है वह पड़ता है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि
निम्नलिखित में से कितने जीव मंडल को जो है IUCN के द्वारा प्राप्त किया गया है? तो IUCN का जो है नीचे मंडल किसे, तो 4 जो है जीव मंडल को किया गया है। 7 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन का मतलब क्या होता है? यानी हमेशा हरा भरा पत्ती हो। तो याद रखिएगा, अगर सदाबहार है तो हरा भरा होगा हमेशा यहाँ पे, और अगर पर्णपाती है तो यहाँ पे पतझड़ होगा, यानी पत्तियां गिराने वाला होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सदाबहार वन, और वो भी कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय इलाका, यानी भारत का जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ता है, यानी साउथ वाला एरिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए, जैसे असम हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल और आपके इनमें सभी, तो यहाँ पे इनमें सभी होगा। यानी जो उष्णकटिबंधीय इलाका पड़ता है, यानी आपको 37 डिग्री के नीचे यहाँ पे, ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पे जो है पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो याद रखिएगा। 8 नंबर है, इनमें से भारत में सबसे अधिक वन है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है किस प्रकार का, तो मानसूनी वन होता है। तो 8 का यहाँ पे ए इसका आंसर लगा दीजिए। आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 9 नंबर की, भारत में जो है सुंदरवन किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन की अगर हम बात करें तो ये आपका ज्वारीय क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे 9 का सी इसका यहाँ पे आंसर होगा, तो ये लगा दीजिए। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो ये जो देवदार का वृक्ष है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी हिमालय के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो जहाँ पे ज्यादा सघन वन होता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये वाला जो कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वो आपका है बाघ। तो यहाँ पे बी लगा दीजिए। 13 नंबर है दाची गांव कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ पे इसका आंसर पहला हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के वनों में किसका निवास है, यानी भारत के वन में कौन रहते हैं? तो सभी प्रकार के लोग, डकैत, ऋषि मुनि या जनजाति के लोग। तो जो जनजाति वासी होती है, माने जो जनजाति लोग होते हैं, वही लोग रहते हैं वन में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर है कि किस पौधे के फूल का प्रयोग जो है शराब बनाने में, यानी दारू बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो जो महुआ होता है, महुआ का वृक्ष मालूम होगा, देखिए कोई नशा होता है तो कहेगा कि महुआ पिया है। तो यहाँ पे महुआ का जो फूल होता है उसका प्रयोग जो होता है दारू बनाने में किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये साउथ एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है। तो यहाँ पे तो आपको 16 का सी हो जाएगा। यहाँ पे मिलता है चंदन की लकड़ी। तो याद रखिएगा, आप देखे होंगे जो आया था मूवी आपको पुष्पक राज, तो वहाँ पे देखे होंगे जो नीलगिरी की पहाड़ी थी वहाँ पे दिखाया गया था, और वहाँ पे बहुत सारा चंदन की लकड़ी का तस्करी होता था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन का जो है मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है? यहाँ पे पूछा है नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो जैसे ऑप्शन पढ़िए, गंगा डेल्टा, यहाँ पे देखिए गंगा नदी का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में मिलता है, तो वहां पे मिलता है। महानदी में मिलता है, गोदावरी में मिलता है, लेकिन कावेरी जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। तो 17 का यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? तो कांटेदार वहां पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान है, वहां पे क्योंकि पानी नहीं मिलता है तो पत्तियां जो है आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वह सूख कर कांटे के आकार का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कांटेदार वन, और ये राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो सिमलीपाल जो है वह पाया जाता है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए यह पूछ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे सबसे ज्यादा जो वन है वह मिलता है मिजोरम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही पूछता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल वाइज, तो वहां पे आंसर होता है मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम लगाइएगा। अगला है 21 नंबर की, शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी जो पड़ता है वो आपको केरल में होता है। तो यहाँ पे शांत घाटी का पहला आंसर होगा। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर है कि हिमालय के 1000 से लेकर 200 मीटर ऊंचाई वाले भाग पे मिलने वाले वन कौन कौन से है? तो उपोष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होता है वहां पे मिलता है 1000 से 2000 जो मीटर ऊंचे भाग रहता है हिमालय के, वहां पे। तो याद रखिएगा उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग।
अगला यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि चंदन के वृक्ष निम्न में से किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वनों में मिलते हैं। तो अभी बताए हैं वो चंदन का जो वन है वह तमिलनाडु वाले इलाका में मिलता है, जहाँ पे आपको नीलगिरी की पहाड़ी है, तो याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे है सागौन मध्य प्रदेश। जो सागौन का वृक्ष होता है वो मध्य प्रदेश से मिलता है, ये बात आपका सही है। चीड़ जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है, ये भी सही है। चंदन जो है कर्नाटक तमिलनाडु में मिलता है, ये भी सही है। और देवदार का जो वृक्ष है ये तमिलनाडु में नहीं मिलता है, ये आपको जो हिमालय वाला एरिया जहाँ पे ठंडा इलाका है ये आपको वहां पे मिलता है देवदार का वृक्ष। तो यहाँ पे आपका पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी जो है सुमेलित नहीं है, यानी ये गलत मिलान किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्ष जो है ज्यादा पाया जाता है। तो बताए हैं आपको अभी ही देवदार। देवदार जो है आपको हिमालय वाला इलाका में मिलता है पश्चिमी में, तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो है ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो अभी हम देखे हैं ज्वारीय वन, जहाँ पे आपको मैंग्रोव वन मिलता है आपको, जैसे गंगा और महानदी वाला इलाका है, तो वहां पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 28 नंबर है कि भारत में जलावन लकड़ी उत्पादित करने वाला अग्रणी राज्य कौन है, जहाँ पे जलावन के लिए लकड़ी ज्यादा होता है, तो वो आपका है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है 29 नंबर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है। तो पश्चिमी घाट पे सबसे ज्यादा आपको सागवान यानी सागौन उगाया जाता है। 30 नंबर है कि वन्य प्राणी अधिनियम सरकार के द्वारा कब पास किया गया था। तो वन अधिनियम जो आया था 1973 में आया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था तो उसी के समय आया था वन्य प्राणी अधिनियम, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। बात 31 नंबर है कि भारत का प्रथम जीव मंडल निचय कौन था, तो वह था आपका नीलगिरी। तो यहाँ पे 31 का यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 32 नंबर। 32 नंबर है कि प्रोजेक्ट टाइगर का परियोजना कब आया था। तो बताए हैं अभी 1973 में, जब प्राणी अधिनियम आया था, यानी वन्य प्राणी और आपको प्रोजेक्ट टाइगर, यानी आपको टाइगर को बचाने के लिए ही ये अधिनियम बनाया गया था, तो 1973। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। किस राज्य में जो है लोकटक झील है, तो लोकटक झील पड़ता है आपको मणिपुर में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो नेशनल पार्क जो बनाया जाता है वो आपको पेड़ पौधों और आपको जो वन्य जीव है उनको बचाने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 34 का जो सी है संरक्षण के लिए बनाया जाता है, तो 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा देश में जो है उष्णार्ध पतझड़ वन, तो यहाँ पे आपको उष्ण और आर्द्र, यानी आपको जहाँ पे अगर हम बात करें गर्मी है और आपको आर्द्र भी है, यानी आपको मौसम जो है आर्द्र है, यानी जहाँ पे जो है जलवाष्प की मात्रा जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ये वन ज्यादा देखने को मिलता है भारत में। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये भी आपका पतझड़ वन की बात हो रही है, ये चीज याद रखिएगा। 36 नंबर है कि साइलेंट वैली के चर्चित जो है होने का कारण क्या है। तो साइलेंट वैली जो है चर्चा में हमेशा रहने का कारण क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जैव विविधता मिलता है और साथ में यहाँ पे सदाबहार वन का संरक्षण किया जाता है, तो इसलिए साइलेंट वैली जो है यहाँ पे फेमस है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे अब देखिए अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग मृदा मिट्टी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं छठे चैप्टर मृदा को। मृदा में देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। यानी कौन सी मिट्टी जो है आर्द्रता बनाए रखती है, यानी मॉइस्चर, यानी आपको हल्का गीला रहती है। तो उस प्रकार से देखिए ऑप्शन में यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है उसमें आर्द्रता ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी मिला दीजिए। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें कपास की खेती होती है और ये महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा देखने को मिलती है। तो आगे इसके बारे में और चीजें पढ़नी है डिटेल में, चलते हैं आगे। आगे देखिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो लाल मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत में अगर हम बात करें लाल मिट्टी की, तो यहाँ पे देखिए तो दक्षिणी पठार का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको याद रखिएगा, जैसे आपका दक्षिण का पठार भारत में कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये वाला जो है दक्कन का पठार, इसके जो पूरब में है यानी इधर वाला जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है आपको लाल वाला पठार मिट्टी। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखना है कि भारत के जो है दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से
विखंडन होता है। तो काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी देखिए काली कैसे हो जाती है, तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी जब निकलने से इसमें जो राख निकलता है, धुआं निकलता है, तो वहां पे जब ये जम जाता है तो वहां पे एक चट्टान बनता है जिसका नाम है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से ही बनता है काली मिट्टी। और जो बेसाल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसी आग्नेय यानी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान यानी बेसाल्ट से ही बनता है काली मिट्टी। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी जो है पाई जाती है, बहुत फेमस है, सबको मालूम होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र और आपके गुजरात ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे काली मिट्टी की भरपूर मात्रा होती है और यहाँ पे कपास की खेती होती है और साथ में यहाँ पे देखिए कपड़ा मिल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए 5 नंबर आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हिमालय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हिमालय प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ क्योंकि हिमालय देखिए आपको पर्वतीय इलाका है तो वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। छठा सवाल है कि इनमें से कौन सी मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास जो है काली मिट्टी में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि भारत के लाल मिट्टी का विस्तार कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 लाख किलोमीटर में यह फैला है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। 8 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वाहित मिट्टी का क्षेत्र है। तो वाहित मिट्टी की अगर बात करें तो गंगा वाला जो मैदान है जहाँ पे मिट्टी को बहाकर यानी बहा कर लाते हैं तो वाहित मिट्टी कहलाता है। तो गंगा का जो मैदान है वो आपका वाहित मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी वाहित करके लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहे का अंश ज्यादा रहता है। तो लोहे का अंश की अगर बात की जाए तो जो लाल मिट्टी रहती है लौह अयस्क के कारण ही लाल होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा लोहे का अंश लाल मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे 10 नंबर कि पश्चिमी गुजरात में कैसी मिट्टी मिलती है। तो पश्चिमी जो गुजरात है तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा काली मिट्टी मिलती है। अभी आप देखे हैं गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, तो पश्चिमी गुजरात में भी काली मिट्टी इसका आंसर लगाना है। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है कि रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी को बोलते हैं रेंगुर मिट्टी। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में मृदा ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो भारत की जो मिट्टी है इसकी जो ऊपरी परत होती है मिट्टी का, मान लीजिए मिट्टी का आपका ये टुकड़ा है जो ऊपर का ये कण होता है, यहाँ पे उसका ह्रास क्यों हो रहा है, क्योंकि जल अपर्दन यहाँ पे ज्यादा होता है। तो जल जब अपर्दन होता है भारत में तो उससे जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो आपको उससे ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 13 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घाटी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नर्मदा घाटी है यहाँ पे आपको मिलती है काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान है जो गंगा नदी के द्वारा आपको जो इलाका होता है गंगा नदी वाला, यानी आपको अगर हम बात करें तो ये वाला जो है गंगा नदी इधर से आता है। तो यहाँ पे जो भारत का उत्तरी मैदान है ये आपको जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। 15 नंबर है कपास के लिए वही बताए हैं काली मिट्टी फेमस है जिसे हम लोग रेंगुर मिट्टी बोलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलता है, आग्नेय चट्टान यानी बेसाल्ट चट्टान से बनता है। ये सब पॉइंट यहाँ पे आप देखे होंगे काली मिट्टी से। उसके बाद देखिए 16 नंबर है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। तो भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कृषि के लिए, तो याद रखिएगा। 17 नंबर है लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जो बागाती एक खेती होता है वो होता है। लेटराइट मिट्टी होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये लेटराइट मिट्टी जो आपको पूर्वी तट और पश्चिमी तट के आपको किनारे की जो किनारे किनारे वाला एरिया है यहाँ पे जहाँ पे दलदली वाला इलाका है, ये केरल और तमिलनाडु है वहां पे पाया जाता है। जहाँ पे आपको जैसे नारियल हो गया ये सब आपका जो है ये खेती जो है आपको ज्यादा कहाँ पे होता है, तो आपको केरल में होता है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं बागाती फसल, तो याद रखिएगा। 18 नंबर है कि दक्कन पठार पर किस मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक है। तो दक्कन का जो पठार है वो आपको बताए हैं कि आपको ये बना है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से निकलता है काला राख, तो काली मिट्टी यहाँ पे आप इसको देख चुके होंगे। चलेंगे आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मिट्टी का क्षेत्र है। तो आपको मालूम होगा जो गंगा नदी आती है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है और ये लाती है अपने साथ जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। 20 नंबर है कि राजमहल की पहाड़िया की मुख्य मिट्टी क्या है। तो राजमहल की पहाड़िया वाली बात हो रही है कौन सी, तो आपको झारखंड के। और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों के पास जो है लेटराइट मिट्टी
देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? अति चराई से नहीं होगा, ये तो और आपको ज़्यादा इसका उल्टा हो जाएगा। वन रोपण से, तो वन रोपण से जो है देखिए मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि वन रोपण होता है तो मिट्टी के जो पौधे की जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो 21 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कात भूमि स्थलाकृतियाँ जो है प्रमुख रूप से देखी जाती है। तो यहाँ पे उत्कात भूमि क्या होता है, जो हम लोग देखे थे कि यहाँ मान लीजिए आपका ये खेत है, अब ये पानी जब यहाँ तेज में बहता है तो यहाँ पे देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि मिट्टी जो इसमें ऊपर का होता है उसको नीचे नीचे अंदर अंदर दहाकर जो है पानी अपने साथ ले जाती है और वहां पे एक छोटा पतला दरार के टाइप बन जाता है। तो वही होता है उत्कात भूमि। हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी देखे थे पिछले क्लास में। तो ये उत्कात भूमि जो चंबल घाटी जो है वहां पे देखने को ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, चंबल चंबल नदी की द्रोणी में। तो यहाँ पे हम लोग इसको पिछले क्लास में भी कवर किए थे, आप वहां पे फिगर के माध्यम से हम बताए थे कि कैसा होता है आपको ये उत्खात भूमि। अगला देखिए 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंगुलियाकार अवनालिका को समाप्त किया जा सकता है। तो अंगुली आकार के जो अवनालिका होता है उसको कैसे समाप्त करते हैं? तो सीढ़ीदार खेत बनाकर। तो जो अंगुली आकार का नलिका होती है वो खेतों में या आपको मिट्टी में, तो उसको सब सीढ़ीदार खेत बना दिया जाता है। तो आपको ऐसे बनाकर इसको दूर किया जा सकता है। 24 नंबर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है? यानी ICMR के अनुसार आपको पिछले क्लास में बताए थे कितनी मिट्टी होती है। तो ये आपको 8 प्रकार की मिट्टी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जो नया नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर, और जो पुराना होता है उसे हम लोग बोलते हैं बागर। तो यहाँ पे नवीन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए यानी खादर इसका हो जाएगा 25 का। 26 नंबर चलेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए 26 नंबर दिया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? तो जो पुरानी होती है उसे हम लोग बागर बोलते हैं। उसके बाद देखिए 27 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना मीटर? तो आपको 600 मीटर जो है आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंगा के मैदानों में यानी भूमि सतह में। तो याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि भारत में मृदा संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1956 में, भारतीय मृदा संरक्षण की सर्वेक्षण याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर है कि काली मिट्टी का विस्तार, तो वही बताए हैं आपको महाराष्ट्र गुजरात में। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, और आपको थोड़ा मध्य प्रदेश में मिलता है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। 30 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थ से सबसे ज्यादा मिट्टी पाई दी है काली मिट्टी में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो भारत में सर्वाधिक अगर विस्तार अगर देखें हम लाल मिट्टी का तो ये पाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो यहाँ पे बताए हैं कि दक्कन के पठार जो है इसके पूरा वाला इलाके में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में जो है आपको देखने को मिलेगा लाल मिट्टी। 32 नंबर देखिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो भारतीय जो प्रायद्वीप है यानी उसमें क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन कौन सा उसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए लाल और पीली मिट्टी जो है देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय में। तो ये चीज याद रखिएगा। 33 नंबर आगे हम देखेंगे सवाल कि तमिलनाडु में के 2/3 क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी? तो लाल मिट्टी अभी देखे हैं, क्योंकि आपको दक्कन के पठार में जो है पूर्वी इलाका में, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तो 33 का ये हो जाएगा। 34 में कि लेटराइट मिट्टी सरल रूप से पाई जाती है। तो आपका जो लेटराइट मिट्टी देखा जाए तो ये पाई जाती है आपको मलाबार तट पे, आपको केरल और तमिलनाडु के जो किनारे किनारे एरिया है उस पे पाई जाता है आपको मलाबार आपको लेटराइट मिट्टी। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो जो होता है लेटराइट मिट्टी इसमें याद रखिएगा लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख लिए अपवाह। अब देखेंगे हम लोग जो पहला बुक था इसका जो आखिरी चैप्टर है प्राकृतिक संकट और आपदा। तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं और इसका देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि तेज हवा के साथ ओला गिरना किस प्रकार की आपदा है? जब बहुत तेज हवा बहती है और साथ में ओला भी गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय घटना, क्योंकि वायुमंडल से होती है। तो पहला का ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है कि बाढ़ग्रस्त माजुली नामक द्वीप का निर्माण किस नदी के बीच में होता है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी के बीच में जो है माजुली नामक द्वीप बनता है। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। ये बनता है कहाँ पे? तो असम में बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला आपका यहाँ पे 3 नंबर है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है?
तो सुनामी जो है आती है वो तो कैसे आती है, वो आपको भूगर्भीय यानी आपको भूमि के अंदर से जो है सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी भू के गर्भ में यानी भूमि के गर्भ से आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जब आता है तो देखते होंगे आप कैसे ही आता है, आपको ये प्राकृतिक आपदा है। एक बैग आपको जब प्रकृति की देन जो है पृथ्वी उसके अंदर जब छेड़छाड़ होता है, जब प्लेट टकराती है तो आपको भूकंप आता है। तो ये एक प्रकार का जो है प्राकृतिक घटना है। 5 नंबर है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था किस प्रकार की घटना है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा ये जो आपको प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये मानव के द्वारा जो गैस बनाया जा रहा था मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कंपनी था उसमें जब लीक हुआ था, तो ये मानव जनित है, यानी मानव के द्वारा ये घटना घटा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं मानव जनित घटना। तो आपका जो भोपाल गैस त्रासदी सा 1984 में यह घटित हुआ था, याद रखिएगा। और छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस किसके कारण होता है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे जो है वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो छठा का बी हो जाएगा। 7 नंबर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात की संभावना किस समय अधिक होती है। तो भारत में चक्रवात ज्यादा आता है वो अक्टूबर महीने में ज्यादा आता है। जैसे पिछला बार देखे तो अभी 1 महीना पहले बहुत आ रहा था। तो यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन से राज्य जो है सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे जो गुजरात है वो आपको सूखा क्षेत्र ज्यादा होता है, क्योंकि रेगिस्तान है। तो वहां पे सूखा क्षेत्र यानी रेगिस्तान में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्रकृति के द्वारा नहीं होता। जैसे बाढ़ हो गया या चक्रवात हो गया, ये सूखा हो गया, सभी के सभी आपको प्राकृतिक का देन है। जब देखिएगा जब ज्यादा बारिश होगा तब बाढ़ आ जाएगा, ज्यादा आपको देखिएगा समुद्र में चक्रवात आता है और साथ में नहीं आएगा तो बारिश, तो आपको सूखा रहता है। लेकिन जो गरीबी है वो प्राकृतिक नहीं, वो आपको मानव जनित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, इनमें से भारत के किस राज्य में जो है बाढ़ सबसे अधिक आती है। तो भारत में बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है। तो अगर आप देखें कि ऑप्शन नंबर सी असम में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। देखिएगा असम में प्रत्येक साल जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पे तूफान आती है, तो यहाँ पे बारिश आपको ज्यादा आपको देखने को मिलता है। 11 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूसंकलन आपदा घटित हुई थी। तो मालपा जो भूसंकलन घटित हुआ था वह हुआ आपके पिथौरागढ़ में, याद रखिएगा पिथौरागढ़ में हुआ था मालपा भूस्खलन। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 29 अक्टूबर 1999 को सुपर चक्रवात कहाँ पे आया था। तो उड़ीसा में आया था सुपर चक्रवात 1999 में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम चक्रवात कहाँ पे आते हैं। तो अधिकतम चक्रवात कहाँ पे आता है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है अधिकतम चक्रवात आता है। तो 13 के यहाँ पे सी हो जाएगा। 14 नंबर है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो कोंकण जो तट है कर्नाटक वाला एरिया, यहाँ पे आपको भूस्खलन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे खुद खदान जो है ज्यादा होता है तो भूस्खलन वहां पे होते रहता है। 15 नंबर की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ में जो भुज है वहां पे भूकंप आने की तिथि कौन सी है। तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना था, फिगर भी दिया गया था। गुजरात के जो भुज में आपका तूफान आया था वह 26 जनवरी 2001 को आया था। तो आपको डेट ये याद रखना है। 16 नंबर है कि प्राकृतिक आपदा है, यानी जो प्रकृतिक से घटित होती है। तो ऑप्शन देखिए बाढ़ भूकंप चक्रवात और सभी। तो यहाँ पे आपका जो बाढ़ है भूकंप है और आपको चक्रवात है, सभी की सभी प्राकृतिक आपदा है। तो 16 का यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। देख लिए। आगे हम बात करेंगे अब, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं आगे। अगला यहाँ पे देखिए हम लोग 16 नंबर देख लिए, अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर की आपदा सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है और सर्वाधिक संवेदनशील है, जहाँ पे ज्यादा प्राकृतिक आपदा होती है। तो जैसे ऑप्शन देखिए आपदा सबसे ज्यादा जो है कोंकण तट यानी आपका जो कर्नाटक वाला एरिया है वहीं पे ज्यादा होता है। तो 17 का सी हो जाएगा। 18 में है कि हुदहुद चक्रवात भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो हुदहुद जो चक्रवात आया था ये आपको आया था आंध्र प्रदेश के तट पे। तो आपको 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उड़ीसा जो है सुपर चक्रवात आया था। तो उड़ीसा में जो है सुपर चक्रवात आया था ये आपके 1999 में आया था। आपके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चासनाला खनन आपदा निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो चासनाला जो खनन आपदा हुआ था ये झारखंड में है। तो यहाँ पे आपका 20 का सी हो जाएगा। 21 में है कि अगला क्वेश्चन कि शिवकाशी में सर्वाधिक दुर्घटना होती है। तो शिवकाशी में सर्वाधिक दुर्घटना कैसे होती है, तो पटाखों में आग लगने से होती है।
तो यहाँ पे 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर है कि भूकंप किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप जो है एक आपको वायुमंडलीय घटना है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखिएगा। 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये आपको वायुमंडलीय नहीं, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया। 22 का जो है यहाँ पे भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है, तो भूकंप जो है आपको ये भूमि के अंदर से आता है, तो आपको ये भौमिक आपदा होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखिएगा, 22 का बी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो ये आपको किया गया है 5 क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 24 नंबर है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपका जो कोंकण तट है बताएं आपको, कर्नाटक वाला यहाँ पे होता है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं। तो भूकंप की जो तीव्रता है हम लोग मानते हैं सिस्मोग्राफ पे, और इसको दर्शाते कहाँ पे है, तो रिएक्टर स्केल पे दर्शाते हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलीय है। तो यहाँ पे आपदा जलीय की बात की जाए तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप या सुनामी। तो सुनामी जो है आपदा जलीय है, क्योंकि यहाँ पे सुनामी में क्या होता है, जल जो है आपको ऊपर नीचे उठता है। 27 नंबर है कि तूफान महोर्मी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो जो तूफान महोर्मी है ये आपका देखा जाए तो जलीय है, क्योंकि यही बताए हैं जो तूफान आता है महोर्मी ये जल में आता है। तो यहाँ पे 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर है कि तितली किस प्रकार प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो तितली जो है अगर देखा जाए तो आपका एक चक्रवात है जो आता है आपको उड़ीसा के तट के किनारे। तो ये आपका प्राकृतिक आपदा चक्रवात वाला है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी में मौजली नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। 30 नंबर है कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो बर्फानी जो तूफान आता है, तो तूफान आता है आपको वायुमंडल के कारण। तो यहाँ पे 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो उत्तर पूर्वी जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पे देखिएगा भूकंप जो है आने की सर्वाधिक यहाँ पे संभावना होती है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूसंकलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद क्षेत्र यहाँ पे देखा जाए तो कौन है। तो वो आपका है हिमालय पर्वत, यहाँ पे याद रखिएगा ये। आगे देखेंगे 33 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था। तो यह किया गया था 1976 में। 34 नंबर है कि मिट्टी द्रवीकरण यानी सॉइल लिक्विफिकेशन प्रक्रिया का संबंध है किससे। तो यहाँ पे जो मिट्टी द्रवीकरण का सीधा आपको जो संबंध है ये आपका संबंध है भूकंप से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद 35 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ देखा जाए तो असम में यानी पूर्वोत्तर इलाके में सबसे ज्यादा आती है। तो 35 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चैप्टर समाप्त होता है, और जो पहला बुक था उसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। जो पहला बुक अभी हम देखे हैं आपको, क्योंकि इसमें दो बुक पढ़ना था, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ये वाला। और ये आपका पार्ट 1 वीडियो होगा। ये आपका जो भारत का भौगोल का मूल सिद्धांत है, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है 16 चैप्टर दिया गया है, तो इनको टाइम लगेगा इसमें। तो हम लोग आगे देखेंगे इसको। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको जो नंबर दिया गया है कि आपको यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ मैसेज करके। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।